19 साल रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये पहला बजट भाषण महोदय मेरे हाथ में आया है, इसमें वित्त मंत्री कौन है इस बात का कोई जिक्र नहीं है। वित्त मंत्री कौन है इस बात का कोई जिक्र नहीं है। महोदय, मुझे तो लगता है ये जो बजट भाषण की पुस्तक है महोदय को ग्रहण लग गया है। और मैं इस संबंध में इस सेंस में कहता हूं इस बात को कि जिस व्यक्ति ने, जिस माननीय मंत्री जी ने इस बजट को अप्रूव किया था वो आज सदन में नहीं। जब बजट उन्होंने अप्रूव किया उसी समय उनको ग्रहण लग गया और वित्त मंत्री का पद तो गया ही गया, मुख्यमंत्री का पद भी चला गया। महोदय, अगर वो रहते तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती, क्योंकि इस बजट के विभिन्न प्रावधानों पर चर्चा मैं करूं, वो सामने रहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ये मुझे दो पंक्ति याद आ रही है। खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, साथ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। महोदय, छाया तो व्यक्ति की सरकार पर दिखाई पड़ती है, न वो साथ सामने आते हैं। अब महोदय, नेता प्रतिपक्ष लगभग 7 साल तक इस बेंच पर रहे और एनडीए के कन्वीनर थे। मुझे हैरत है कि बजट हमेशा कैबिनेट के द्वारा अप्रूव होकर ही सदन में उपस्थापित किए जाते हैं। ये संवैधानिक व्यवस्था, मुझे हैरत है कि नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक व्यवस्था का भी तार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं महोदय? मुझे लगता है कि समझदारी में थोड़ी कमी हो गई है मेरे हटने के बाद। मैंने उसको चुनौती नहीं दिया महोदय, मैंने तो केवल ये सवाल किया है कि जिस व्यक्ति ने इस बजट को बनाया, जिन्होंने वित्त मंत्री के नाते अप्रूव किया, आज सदन में नहीं। और उसका बड़ा कारण यह है कि इस बजट प्रस्ताव के अंदर जो चीजें लिखी गई, जिस प्रकार से बनाई गई है, वही अपशकुनी है। अब आगे बता रहे, तो शुरू किया हमने, तो पहला अपशकुन तो यही हो गया कि जिन्होंने इसको अप्रूव किया उनकी गद्दी चली गई महोदय। और दूसरा जो अपशकुन है महोदय, जिन्होंने वित्त मंत्री बनने की तमन्ना पाली थी और वित्त मंत्री बनने की प्रबल इच्छा के कारण इस बजट को विधानसभा में पेश किया था महोदय, वो लाख प्रश्न के बाद भी जितना बाबू ने उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया। ये महोदय दूसरा अपशकुन है। और महोदय, तीसरा अपशकुन यह है कि जो वित्त मंत्री महोदय इस बजट को का जवाब देने वाले हैं, बजट के अंदर जो बहस होगी बजट पर, उसका जो जवाब देने वाले हैं, वो कभी वित्त मंत्री नहीं बनना चाहते थे। बड़े प्रसन्न थे। 3 विभाग था, संसदीय कार्य मंत्री थे, निबंधन मंत्री थे और ऊर्जा मंत्री थे। 3 बड़े विभागों के मालिक थे, उसमें ही प्रसन्न थे। लेकिन तीसरा अपशकुन ये है कि महोदय जबरदस्ती उनको वित्त मंत्री बना दिया है। महोदय, ये पूरा जो प्रस्ताव है ये अपशकुन से भरा पड़ा है। आपको भी, आपसे भी कुछ कहना है? जा रहे हैं आप? आपसे भी कुछ कहना था महोदय? मैं कह रहा था कि ये पूरा जो बजट प्रस्ताव है ये अपशकुन से पूरा भरा है महोदय। मुझे मालूम नहीं है, जब बजट बनाने में, बजट पेश करने में और बजट का जवाब देने में 3 बड़े अपशकुन हो गए महोदय, जब बजट के पास होगा ये अपशकुन किसको ले डूबेगा महोदय, आज मेरे लिए कहना कठिन है। नेता विनोदी जाएंगे महोदय। माननीय मंत्री जब इस बजट को पेश कर रहे थे तो बड़े खूबसूरती से उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया, इस बार बजट की राशि बहुत बढ़ गई। महोदय, आप जानते हैं कि भारत सरकार के नए निर्णय के कारण पहले जो भारत सरकार के पैसे सीधे क्रियान्वयन एजेंसी को दी जाती थी उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, इस साल इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने, भारत सरकार ने निर्णय लिया उस पैसे को हम राज्य सरकार के बजट में उसको परिलक्षित करेंगे और ट्रेजरी के माध्यम से बाकी क्रियान्वयन एजेंसी को जाएगा। उसके कारण महोदय ये बजट का आकार बहुत बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। 1,16,886 करोड़ का ये पूरा बजट है, जिसमें योजना मद में फिर पड़ी है जिससे गड़बड़ हो रहा महोदय। अभी शुरुआत में जब ये हाल है, शुरुआत में आगे क्या हाल होगा आपका? अभी तो शुरू किया है, अभी तो शुरू किया। 1 करोड़ नहीं और पढ़िए, ठीक से पढ़ दिया, दोबारा पढ़ दिया 1 लाख पढ़ दिया महोदय।
इसमें 57,655.12 करोड़ रुपया उन्होंने कहा है कि योजना मद में राशि आवंटित। महोदय, ठीक है कि इन्होंने बाद में सब स्वीकार किया है। ये जो राशि की बढ़ोतरी इतनी दिखाई पड़ रही है वो सच नहीं है। वो केंद्रीय योजनाओं का वो पैसा है जो सीधे क्रियान्वयन एजेंसी को देने के बजाय इस बार के नई नीति के अनुसार राज्य सरकार के बजट में उसका दर्शन हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। वास्तव में महोदय, ये जो पूरा योजना है, योजना का आकार है राज्य का, वो 40,100 करोड़ रुपए का है। महोदय, ये जो बजट है, हर साल बजट बनता है, सरकार अपनी प्राथमिकता तय करती है, उस प्राथमिकता के साथ राशि का उपबंध करती है। लेकिन इसको गौर से अगर हम पढ़ेंगे, महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जो बता रहे थे, आखिर वो कहना क्या चाह रहे थे हम नहीं समझ पा रहे थे। चूंकि उन्होंने कहा कि हम जब बजट पेश कर रहे थे तो हमने बजट आकार के बारे में शायद कोई भ्रांति फैलाने की कोशिश की, फिर लेकिन अपनी जगह पर आ गए कि हमने कोई बढ़ा के नहीं बताया था। 57,000 करोड़ जो हमने बताया था वो उसमें दर्शाया गया है कि वो केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विरुद्ध जो सेंटर से राशि आती थी पिछले बार से उसका उपबंध बजट में करने का निर्णय लिया गया था। इसलिए 45,000 जो हमारा ओरिजिनल बजट का साइज था वो 57,000 करोड़ हो गया। तो ये तो हमने कह के ही बताया था। तो ये हमने कहा भ्रांति फैलाने की कोशिश की। भ्रांति तो आप जो क्लैरिफाई हम लोग कर चुके थे उसी बात को फिर से कह के भ्रांति तो आप फैला रहे हैं। हो गया। चलिए, एक का मुकाबला दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। कहीं मुख्यमंत्री जी को भी ना बोलना पड़े, ध्यान रखिएगा इसका। महोदय, मैं देख रहा था बजट की राशि बढ़ गई। पिछले वर्ष जो बजट का आवंटन था उससे 70% से अधिक राशि बढ़ोतरी की बात इन्होंने की है। महोदय, कोई नई बात नहीं की इन्होंने। हम जब सरकार में आए थे, हम साथ मिलकर, उसमें आरजेडी की सरकार के बाद जब हम सरकार में आए तो हम लोगों ने उसमें ही तय किया था कि हम हर वर्ष बजट की राशि 20% हम बढ़ाएंगे ताकि हम बिहार के विकास को गति दे सकें। और उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री ने जो प्रारंभ किया सिलसिला प्रत्येक वर्ष 20% राशि बढ़ाने का, वो सिलसिला इन्होंने जारी रखा है। केवल इसमें कोई उनका बहुत बड़ा योगदान है ऐसा महोदय मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर राशि बढ़ी भी तो महोदय बहुत सारे ऐसे प्रमुख विभाग हैं जिन विभागों की राशि में इन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की। अगर 4,000 करोड़ की राशि बढ़ा दी, 5,000 6,000 करोड़ की राशि बढ़ा दी इन्होंने बजट में, तो इससे राशि बढ़े हुए राशि का दर्शन दिखना चाहिए था ऐसे प्रमुख विभागों में जो विभाग इनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। महोदय, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। जिन विभागों की चर्चा मैं कर रहा हूं महोदय, उसमें दो प्रकार के विभाग हैं। एक तो वो विभाग हैं जिसमें राशि बहुत कम बढ़ोतरी की गई या नाम मात्र की गई। महोदय, मैं सबसे पहले एग्रीकल्चर विभाग को लेना चाहता हूं। सरकार, मैं आगे आऊंगा तो किसी रोड मैप की चर्चा करूंगा, किसी विभाग की चर्चा करूंगा। मैं केवल आंकड़ों की बात अभी कहना चाहता हूं। महोदय, 2013-14 में इन लोगों ने कृषि विभाग के लिए जो आउटले तय किया था वो था 2160 करोड़ 91 लाख रुपए। और इस बार बढ़े हुए बजट के बावजूद, बढ़े हुए बजट की राशि के बावजूद इस बार इन्होंने केवल 2176 करोड़ 74 लाख रुपए का ही आवंटन आउटले उसमें निर्धारित किया। महोदय, उसी प्रकार से बड़ी चर्चा हो रही। महादलित मुख्यमंत्री बन गए, समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के भले के लिए कई योजनाएं चलाई जाएगी, उनका जीवन सब कितनी चर्चा हो रही है। लेकिन महोदय, आवंटन क्या है? SC/ST वेलफेयर के लिए 2013-14 में 857.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। और इस वर्ष भी महोदय एक नया पैसा भी आगे पीछे नहीं है। इस बार भी 857.96 करोड़ रुपए का ही राशि केवल इस बार के बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है। इसका बड़ा सीधा अर्थ है, महादलित मुख्यमंत्री बनने के बाद भी समाज के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, पुरानी योजना ही केवल क्रियान्वित होने वाली है। महोदय, उसी प्रकार से आप देखें माइनॉरिटी वेलफेयर, अल्पसंख्यक प्रेम का जो फोम करती है सरकार, लेकिन जो बजट में आवंटन है महोदय, आप गौर करिए 2013-14 में 148.59 करोड़ रुपया प्रपोज आउटले था और 2014-15 में महोदय एक नया पैसा की बढ़ोतरी नहीं की गई।
148.59 करोड़ रुपए का इस बार भी आवंटन किया गया। अर्थात शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी, ये तीनों के वेलफेयर में हजारों करोड़ की बढ़ोतरी बजट के राशि होने के बावजूद इन तीनों के वेलफेयर के लिए एक नए पैसे राशि का भी बढ़ोतरी करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। महोदय, इस आंकड़े से बात स्पष्ट होती है। महोदय, उसी प्रकार से कृषि रोड में कुछ चर्चा करेंगे तो फॉरेस्ट की बात है कि सही है ना, आपका भी वही हाल होगा। इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट उस डिपार्टमेंट में महोदय 13-14 में 95.86 करोड़ रुपए था, केवल 5 करोड़ रुपए शाही जी को खुश करने के लिए दे दिया गया। 100 करोड़ का आवंटन, 100 करोड़ का आउटले इस बार तय किया गया। महोदय, उसी प्रकार शुगर कैन इंडस्ट्री में अभी प्रश्नोत्तर काल के दौरान आपने देखा जो चर्चा हुई, उसमें ही महोदय 94 करोड़ 90 लाख रुपए पहले था और इस बार उसको बढ़ा के केवल 100 करोड़ किया गया, नाम मात्र की बढ़ोतरी की गई। महोदय, उसी प्रकार टूरिज्म में, टूरिज्म की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी चीज की, जहां जहां गए, लेकिन टूरिज्म के सेक्टर में भी इस बजट के अंदर राशि की बढ़ोतरी नहीं की गई। महोदय, 95.93 करोड़ रुपया पिछले वित्तीय वर्ष में था और इस वित्तीय वर्ष में भी केवल 100 करोड़ का आवंटन उसमें किया गया। महोदय, सबसे दुख की बात यह है, बहुत सारे विभागों में जो विभाग महत्वपूर्ण थे, उन विभागों में राशि की कटौती कर दी, कम कर दिया गया उनका बजट। महोदय, पता नहीं बीएस चौधरी जी का आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन जिसमें बना था उसमें तो चल रहा था आपका, आप ही बजट पेश किए थे। महोदय, 1699 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि 13-14 में आउटले था और इस वित्तीय वर्ष में महोदय केवल 1600 करोड़ रुपया, इनका भी 100 करोड़ रुपया लगभग काट दिया गया, कम कर दिया गया। शायद अक्षमता के कारण हो या योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं होने का जो भी कारण हो, लेकिन वो राशि घट गई महोदय जल संसाधन विभाग का। दूसरा आप देखें महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में भी राशि की कटौती हो गई। 418.69 करोड़ रुपए था पहले, इस बार केवल 402 करोड़ 86 लाख रुपए दिया गया। महोदय, सबसे आश्चर्य, जिस कृषि रोड मैप में पशु संसाधन, मत्स्य संसाधन, इनके विकास के बिना कृषि रोड मैप की कल्पना बेमानी हो सकती है, उस विभाग में महोदय इस बार बड़े पैमाने पर राशि की कटौती की गई। महोदय, पिछले बार जहां 708 करोड़ 79 लाख रुपए का प्रावधान था, महोदय इस बार केवल 300 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान किया गया। महोदय, मैंने आंकड़ों की चर्चा केवल आपके सामने इसलिए की कि सरकार ने राशि तो बजट की बढ़ाई, मुझे मालूम नहीं कौन कौन बजट किस विभाग में ज्यादा राशि देना चाहते हैं, इनके प्राथमिकता के क्षेत्र क्या है, लेकिन सरकार जो कहती है कि हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र कृषि है, सरकार कहती है कि हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र अनुसूचित जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जिन वर्गों की बात करती है या जिन क्षेत्रों की बात करती है, महोदय उन क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा या तो सरकार ने राशि में बढ़ोतरी नहीं की या तो सरकार ने राशि में कटौती करने का काम किया। ये एक ऐसा चेहरा सरकार का दिखाता है जो इनके बोली से मेल नहीं खाता है। महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आपसे, स्वाभाविक है जो हम आगे के वित्तीय वर्ष के लिए इनको राशि देने की बात कर रहे हैं, हम आगे के वित्तीय वर्ष के लिए धन इनको देने की बात कर रहे हैं, तो महोदय कहीं न कहीं बात का विचार भी होता है कि पिछले बार जो आपको पैसा दिया गया उसका आपने क्या किया, कितना खर्च किया, कहां खर्च किया, ऐसे खर्च किया, इसका भी विचार होना महोदय आवश्यक होता है। महोदय, मेरे पास जो आंकड़े हैं वो हमारे होश उड़ा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि जो सरकार अपने को मजबूत होने का दावा करती है, जो सरकार क्रांतिकारी होने का दावा करती है, जो सरकार कहती है कि हमें बिहार का विकास किए, उस सरकार के मुखिया के राज में जो प्राथमिकता के विभाग थे, उन विभागों के खर्चों का जो क्या आंकड़े हैं महोदय वो चौंकाने वाले। महोदय, मैंने कृषि की बात पहले भी की आपसे, मुझे आश्चर्य हो रहा है महोदय, कृषि के क्षेत्र में 2013-14 का जो आउटले था वो 2160 करोड़ 91 लाख रुपए था और महोदय जो सीटीएमआई जो एक्सपेंडिचर है सीटीएमएस के अंतर्गत 7/4/2014 का आंकड़ा मेरे पास है महोदय, 2160 करोड़ के तुलना में केवल 1614 करोड़ रुपए खर्च किए गए। महोदय, 546 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर विभाग के खर्च नहीं हुए। महोदय, उसी प्रकार से आप देखें एनुअल एक्सपेंडिचर की बात मैंने आपके सामने की, इसमें भी महोदय 708 करोड़ 79 लाख रुपए इसमें प्रपोज थे। महोदय, केवल 152 करोड़ रुपए इसमें खर्चा हुआ, 556 करोड़ 23 लाख रुपए इसमें खर्च नहीं हुआ। महोदय, आ गए हमारे मित्र रूरल वर्क, अभी नए नए मंत्री बने थे, इनका दोष नहीं देता हूं, यही चर्चा तो होती है ग्रामीण सड़कों की, बड़ी बड़ी बात हो रही है। महोदय, उसके क्षेत्र में भी आप देखें 2136 करोड़ रुपए का आउटले था और उसके अगेंस्ट महोदय केवल 18 करोड़ रुपया खर्चा हुआ।
418 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ महोदय। पंचायती राज में 1430 करोड़ रुपए का आवंटन था, खर्च महोदय केवल 1065 करोड़ रुपया हुआ, 364 करोड़ रुपए इसमें खर्च नहीं हुआ महोदय। क्या मतलब की है, आपके विभाग का जो आंकड़ा है 1502 करोड़ रुपए का आउटले आपके लिए तय हुआ था, 962 करोड़ रुपए केवल खर्च किया, 540 करोड़ रुपए आपके विभाग का खर्च नहीं हुआ महोदय। उसी प्रकार से SC/ST वेलफेयर की बात भी कर रहा हूं मैं आपसे, 857.96 करोड़ रुपया मिला था, केवल 696.81 करोड़ रुपया खर्च हुआ महोदय। SC/ST वेलफेयर के भी 161 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए महोदय। माइनॉरिटी वेलफेयर के भी महोदय उसके भी 56 करोड़ रुपए महोदय खर्च नहीं हुए माइनॉरिटी वेलफेयर के। साइंस टेक्नोलॉजी, युग बदल रहा है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महोदय 126 करोड़ रुपया था, इसमें केवल 77 करोड़ रुपया खर्च हुआ, इसमें भी 48 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नया युग आ गया महोदय, सब लोग चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी बार बार लंबी लंबी बात करते हैं इसके बारे में, लेकिन महोदय इसका आंकड़ा बड़ा विचित्र है। 199 करोड़ रुपया इसके लिए तय हुआ था और महोदय खर्च केवल 35 करोड़ रुपया हुआ, 153 करोड़ रुपया महोदय इस पे विभाग का भी खर्च नहीं हो पाया। टूरिज्म के सेक्टर में भी महोदय केवल 95 करोड़ तो दिया था आपने पिछले वर्ष में, लेकिन उसमें भी केवल 51 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 44 करोड़ रुपया महोदय खर्च नहीं हो पाया। और महोदय अर्बन डेवलपमेंट, शहर के विकास के लिए जो पैसे आ रहे थे उन पैसों को भी खर्च करने में सरकार ने कोताही बरती महोदय। 1570 करोड़ का आउटले था, 1196 करोड़ रुपया महोदय केवल खर्च हुआ, इसमें भी 374 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ महोदय। यहां के इस बात की गवाह है कि सरकार काम करने में सक्षम दिखाई नहीं पड़ रही महोदय। यह सरकार केवल प्रगति करने का ढूंढ रखने का काम कर रही है, काम करने की ताकत नहीं लगाई महोदय। ये इस बात को सिद्ध करता है। जो प्राथमिकता के क्षेत्र है उसकी राशि भी खर्च नहीं हो पाई महोदय। विकास कार्यों को जमीन पर उतारने के लिए निश्चित लक्ष्य के साथ साथ राजनीतिक शक्ति की भी उसमें अहम भूमिका होती है। सरकार में राजनीतिक और महोदय मैं कहना चाहता हूं, आप सामने जो सरकार बैठी हुई है वो अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए किनारे बंधी नाव के समान है। ये जनता की सेवा के किसी लक्ष्य की ओर सफर नहीं करती महोदय। ये सरकार जनता की किसी सेवा की ओर लक्ष्य के सफर नहीं कर रही महोदय, बल्कि चप्पुओं के शोर से केवल गतिशीलता का ढोंग पैदा करने का काम कर रही महोदय। ये सरकार नहीं महोदय, यह वो सरकार नहीं है जिसे पिछले विधानसभा चुनाव में शासन करने का जनादेश मिला था। यह जनादेश की विश्वासघात से उपजी सरकार है महोदय, इसलिए शासन तंत्र की कोई पकड़ नहीं है। यह सरकार राजनीतिक आंदोलन और दूरदृष्टि से पैदा नहीं हुई है, बल्कि राजनीतिक मजबूरियों से जन्मी है। इसलिए अक्षम है महोदय। यह सरकार सत्ता के राजनीतिक निकायों से ज्यादा राजनीतिक शक्तिपीठों के प्रति समर्पित और नतमस्तक है। इसलिए इसमें न तो फैसले करने का साहस है, न तो इन्हें लागू करने की शक्ति है महोदय। जब तक सरकार से हटते ही हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर इतना दबाव बढ़ा है, विकास योजनाएं ठप हो गई, पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं और महोदय अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ गया। आतंकवादी उग्रवादी अपराधी घटनाओं में बिहार को नकारात्मक खबरों की सुर्खियों में ला दिया महोदय। नतीजा है कि जदयू के शासनकाल के दौरान निवेशकों ने बिहार में पूंजी लगाने का ये जो सहमति पत्र थे उसको पूरे दान में डालने का काम प्रारंभ कर दिया महोदय। और आप जैसा मैंने कहा, आपके जो प्राथमिकता के क्षेत्र थे उस प्राथमिकता के क्षेत्र में भी आपकी सरकार राशि खर्च करने में सक्षम नहीं महोदय। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, हम कुछ भी आपको दे दें, कुछ भी राशि आपके लिए आवंटित कर दें, लेकिन आपका जो नकारात्मक रवैया, आपका जो काम करने का तौर तरीका, उस तौर तरीके से इस बजट की राशि को खर्च करने की शक्ति आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है। हम जितना भी पैसा आपको दे दें, इस पैसे का क्या होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन बिहार के विकास में जो पैसा आपको आवंटित किया जाएगा, जो मिलेगा आपको खर्च करने के लिए, आप खर्च करने में सक्षम नहीं है। ये पिछले आंकड़े इस बात को सिद्ध करते हैं महोदय। बड़ी चर्चा हो रही, कृषि विभाग की चर्चा होती रही, कृषि रोड मैप की चर्चा होती, अच्छा रहता जब वो कृषि मंत्री जी यहां बैठे होते। मैंने बताया आपको कृषि विभाग का बजट का पैसा खर्चा नहीं हुआ, पशुपालन विभाग का पैसा खर्चा नहीं हुआ। क्या हाल हो गया कृषि का? कृषि रोड मैप बना, कृषि कैबिनेट बना, पूरे देश के अंदर बात फैलेगी। जो हरित क्रांति हुई पंजाब वगैरह के प्रदेशों में,
अब उस वहां की मिट्टी के अंदर अब उतनी शक्ति नहीं रह गई तो वो अधिक अनाज उत्पादन करने का काम करते। देश की आवश्यकता थी जो पूर्वी राज्य है, उन पूर्वी राज्यों के अंदर हम पैदावार को कैसे बढ़ाने का काम करें, उत्पादन को कैसे बढ़ाने का काम करें, ताकि देश आने वाले दिनों में खाद्य संकट से मुकाबला कर सके, जूझ सके। और इसलिए महोदय, याद होगा माननीय मंत्री महोदय को, जो हम साथ में काम कर रहे थे, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था पूर्वी राज्यों के अंदर उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके हम देश के खाद्यान्न की पूर्ति करने का काम करें। पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हुई। जो आपके कृषि सलाहकार थे उन्होंने भी इस बात की चर्चा की, और इसी चर्चा के दौरान आपने कृषि रोडमैप बनाया, कृषि कैबिनेट बनाया। हम सबको इस बात की उम्मीद थी कृषि रोडमैप, कृषि कैबिनेट के माध्यम से किसानों की स्थिति में सुधार होगा, उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, आप बेहतर काम करेंगे। लेकिन कृषि के लिए आवंटित राशि आप खर्च करने में सक्षम सिद्ध नहीं हो रहा है। कृषि के लिए आवंटित राशि आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है? कृषि मेला भूल गए आप, पता नहीं कितने दिन कृषि मेला नहीं लगा। और कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी चीज आज के जमाने में हो गई है कृषि यंत्र। जो कृषि यंत्रीकरण के लिए, आधुनिक किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से कृषि यंत्रीकरण योजना चलाई जा रही है महोदय। इसमें बुआई, सिंचाई, कटाई, दवा छिड़काव के लिए छोटे बड़े 46 यंत्र हैं जिनके लिए किसानों को अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। क्या हो गया इस बार? कृषि यांत्रिकी योजना पूरी तरह पट्टी से उतर गई महोदय। बस 2013-14 में 50% भी लक्ष्य प्राप्त कर पाए कि नहीं कर पाए आप, ये संदेह के घेरे में महोदय। कुछ यंत्रों के लक्ष्य में तो केवल 20% आप लक्ष्य प्राप्त कर पाए। नहीं मिल रहा लोगों को, नहीं मिल रहा अनुदान कृषि यंत्र पर। मैंने कहा कि कृषि मेला लगाने का काम आप लगभग बंद कर दिया। जो लगा रहे केवल औपचारिकता का निर्वाह कर रहे हैं, प्रभारी मंत्री जिले के अंदर इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। महोदय, क्या क्या कर रहे हैं आप? जहां कृषि के विकास के लिए कितने प्रकार की योजनाएं आपने तय की, वहां कृषि के विकास के लिए उन योजनाओं को जमीन पर उतारने में पूरी तरह से कोताही बरतने का काम किया। आप काम ही नहीं कर पाते, सक्षम ही नहीं हो रहे। कितने किसान धान के बीज की खेती की, उनके बीज पड़े रह गए, खरीदा नहीं आपने। महोदय, क्या हाल हो रहा है? आलू और प्याज के किसान, पटना और पटना जिला के आसपास बड़े पैमाने पर आलू और प्याज के किसान, प्याज की खेती बड़े पैमाने पर हुई इस बार। प्याज के किसान परेशान, उनके प्याज चल रहे हैं। उनके प्याज पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, असम की ओर जाते हैं, किसान को उचित मूल्य मिलता है। लेकिन आपकी सरकार की अक्षमता के कारण गंगा नदी पार करने के दोनों पुल खराब हो गए। आपने 10 चक्के के वाहन पर रोक लगा दी। मैं उसके औचित्य में नहीं आना चाहता, लेकिन आपको इस बात का विचार करना चाहिए था कि जिन किसानों के प्याज चल रहे हैं, जो कच्चे अनाज हैं, कच्चे सामान हैं, उनकी आपूर्ति की व्यवस्था उत्तर बिहार के अंदर भी ठीक रहे, किसान बेमौत नहीं मारा जाए, कम से कम इसके लिए कुछ व्यवस्था आपको करनी चाहिए। पटना सिटी और पटना सिटी के आसपास के किसानों को, नालंदा के किसानों, उनके प्याज को उत्तर बिहार में जाने के लिए और उत्तर पूर्वी राज्यों में जाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था आपको करनी चाहिए था कि 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे 10 चक्के के गाड़ियों को गंगा नदी के पार करने की व्यवस्था के बारे में आपको विचार करना चाहिए। सारे प्याज उनके सब हैं, बेमौत मर रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। आपकी सरकार को इस बात का कोई फिक्र नहीं है किसानों का हाल क्या होगा। किसानों की पैदावार डूब जाए, सड़ जाना प्याज, लेकिन आप बेफिक्र होकर के चैन की नहीं सो रहे हैं, क्योंकि आपकी तो प्राथमिकता बदल गई, आपके काम का आधार बदल गया। दिन रात तो केवल एक ही चिंता में डूबे रहते हैं, सरकार कैसे बचा लें, सरकार कैसे जोड़ तोड़ कर ले। जोड़ तोड़ के व्यस्त होकर के आप किसानों की चिंता करने का काम भूल गया। क्या करना चाहिए आपको दिखता ही नहीं, सोचता ही नहीं। क्या हाल हो गया? धान खरीद के लक्ष्य बड़ा जोर शोर से आपने तय किया, क्या क्या नहीं घोषणा किया, पैक के माध्यम से कर देंगे, इसके माध्यम से कर देंगे। क्या हुआ? धान खरीद के लक्ष्य कितना प्राप्त कर पाया, कितना पूरा कर पाया? किसानों का क्या हुआ? गेहूं के खरीद के मामले में तो फिसड्डी हो गया, बेकार हो गया, कुछ किया ही नहीं आपने। क्या हाल है आपका? फसल क्षतिपूर्ति योजना लागू किया आपने, डीजल सब्सिडी लागू किया आपने, पैसा दिया बिहार की कैबिनेट ने आपको। कितने बड़े घपले घोटाले हो गए, फसल क्षतिपूर्ति मिला नहीं किसानों को। डीजल सब्सिडी के नाम पर जो घपला बिहार के अंदर हुआ, उसकी गर्मी की आंच आप जरूर पहुंच रही होगी, मुझे इस बात का भरोसा है। महोदय, बैठे पूर्व गन्ना मंत्री, गन्ना किसानों को कितना पैसा मिल रहा है? मिल पैसा नहीं दे रहा, भुगतान नहीं कर रहा है।
गन्ना किसानों की हालत खराब हो रही है, लेकिन सरकार के कान पर क्यों नहीं रेंग रही महोदय। सरकार पूरी तरह से निश्चिंत बैठी है, एक ही लक्ष्य उसके पास केवल आ गया, कैसे कुर्सी बच जाए, कैसे जोड़ तोड़ हम करता रहें, इसके अलावा सरकार के पास कोई और चीज नहीं रहेगी। महोदय, पशु मत्स्य संसाधन विभाग की चर्चा मैंने आपके सामने की। उस विभाग की जो राशि आवंटित थी, नहीं खर्च हुआ राशि, 550 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष में महोदय खर्च नहीं हुई। वित्त मंत्री जब जवाब देंगे जरूर इस बात की चर्चा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। महोदय, क्या हाल है हमारा ये प्रदेश, कृषि प्रदेश, जहां 89% लोग कृषि पर निर्भर हैं, ग्रामीण क्षेत्र हमारा केवल 11% शहरी क्षेत्र है। इस प्रदेश के अंदर भी महोदय पशुओं की संख्या लगातार घट रही है महोदय। पशु संवर्धन की योजना विफल हो गई महोदय, कहां चलेगी मुझे मालूम नहीं। जितनी योजनाएं बनाई गई, जो हम साथ में काम कर रहे थे, केवल 1 साल के अंदर उन योजनाओं को ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है महोदय। देसी गाय, देसी नस्ल की गाय का तो हालत ही खराब हो गया, कोई चिंता करने वाला महोदय उसकी नहीं है। महोदय, अवैध कत्ल खाने को रोकने के लिए सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। जितने दूध की आवश्यकता है, दूध का उत्पादन बढ़ा है, मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन बिहार के 10.5 करोड़ लोगों को जितनी दूध की आवश्यकता है, आज उसके उत्पादन में हम उस पहुंच तक नहीं पहुंच पाए महोदय, उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसके लिए कोई कारगर योजना और बने, इसके बारे में सरकार के पास सोचने के लिए फुर्सत नहीं महोदय। हमारे पास नदियों तालाबों की भरमार है महोदय, कहा जाता है बिहार के अंदर नदियों का भंडार है, नदियों का जाल है, पानी का भंडार है, तालाब की भरमार हमारे पास है। लेकिन तब भी महोदय, इस प्रदेश के अंदर आज भी बिहार के बाहर से मछलियां लाने के लिए हम विवश हो रहे हैं महोदय। मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देकर के हम बिहार के लोगों को समृद्ध कर सकते थे महोदय। कई कोशिशें हुई, हैदराबाद यहां से चीनी करने के लिए लोग गए, कई प्रयास हुए, उत्पादन बढ़ा भी, लेकिन महोदय इतने प्रयत्न के बाद भी आज मछली के क्षेत्र में आज हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाए महोदय। होना नहीं चाहिए था। क्या हाँ, ये उसी की बात कर रहा हूं। एक ही साल में 550 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया आपकी सरकार ने, और तब यह खर्च तब नहीं हुआ जब इस विभाग के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं थे, तब खर्च नहीं हुआ। यह चिंता की बात है। मैं इसलिए बात कहना चाहता हूं महोदय, इसलिए बात कहना चाहता हूं, अगर कोई सामान्य व्यक्ति मंत्री होता, मैं स्वीकार कर लेता कि शायद वो मंत्री कम काम करता होगा, लेकिन खुद मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री थे, जो विकास पुरुष की श्रेणी में आप खड़ा करना चाहते हैं, जिनको उनके मंत्री रहते हुए इस विभाग में 550 करोड़ खर्च नहीं हुआ, मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं आपके साथ। सभापति महोदय, मैं व्यवस्थापक हूं। माननीय नेता विरोधी दल के मुंह से निकली हुई आवाज भी विकास पुरुष की निकलती थी महोदय। अब इधर 10 महीना में अगर बात बदल गई है तो अलग बात है, लेकिन तारीफ करते हुए श्री नीतीश कुमार जी के थकते नहीं थे। हम लोग का आंख लग जाता था, लेकिन इनका आंख खुला रहता था। महोदय, ये ठीक कह रहे हैं महोदय। आपकी बात में मुझे 4 पंक्ति याद आ रही है, मैं आपको सुना देना चाहता हूं। उसकी पलकों से आंसू को चुरा रहे थे हम, जब साथ थे तब की बात कर रहा हूं, और आज जो हाल है उसका बयान कर रहा हूं। उसकी पलकों से आंसू को चुरा रहे थे हम, उसके गमों को हंसी से सजा रहे थे हम। उसकी पलकों से आंसू को चुरा रहे थे हम, उसके गमों को हंसी से सजा रहे थे हम। जलाया उसके दिए मेरा हाथ, जिसकी लौ को हवा से बचा रहे थे हम। बोलते रहिए महोदय। महोदय, मैं कह रहा हूं आपसे, महोदय, दूध, अंडा और मछली। सभापति महोदय, गिरिराज बाबू की आत्मा नंदकिशोर बाबू में प्रवेश कर गई है, इसको मैंने मान लिया। महोदय, मैं तो नहीं ज्यादा कहना चाहता, लेकिन आपको सुन करके मुझे भी 4 पंक्ति और याद आ गई। युवा कट जाए, गल लब सिर्फ तेरा, शिकवा गिला निकले। कब से करने लगे? मगर ये तो कहूंगा, तुमको क्या समझे थी और तुम क्या निकले। बगल में बैठे हुए थे आप महोदय, बगल में बैठे रखा भला हो कि
ये आपकी संगत से छुटकारा का असर है। ठीक है, धन्यवाद महोदय कह रहा था, दूध, अंडा और मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने की जो कोशिश थी, जो सत्प्रयास किया गया था महोदय, इस 1 साल में बिल्कुल वो कोशिश नाकाम सिद्ध हो गई, विफल हो गई। योजनाएं जमीन पे नहीं उतर आई, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। महोदय क्या क्या हो गए चूजे क्या क्या बन गए। अखबार के सुर्खियां इस बात की गवाह है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो एक काली कोठरी से निकल करके, पशुपालन घोटाले की काली कोठरी से निकल करके वो विभाग जो एक ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहा था, फिर से उस विभाग को ग्रहण लग गया। और महोदय 550 करोड़ की राशि खर्च नहीं करके सरकार ने पता नहीं क्या सोचा है। शायद पशु संवर्धन के लिए चिंतित नहीं है सरकार, शायद किसी रोड मैप में पशु संवर्धन को मानती नहीं है सरकार। पशुओं के चारों की कीमतें में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार का महोदय उसको ध्यान नहीं। महोदय एक नई कहानी और सुनाई पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महोदय मैंने देखा अखबारों में, जब एक अंग्रेजी के समाचार पत्र में फ्रंट पेज पे समाचार छपा था, मैंने उस कागज की खोजबीन की महोदय। कॉम्फेड ने मुरादाबाद की कंपनी जोया डेयरी को कम कीमत पर दूध की आपूर्ति का समाचार मैंने अखबारों में पढ़ा। आरटीआई के तहत बहुत सारे कतरण निकाले गए, बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त की गई महोदय। और जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो कागज हमारे हाथ में आया, मैंने महोदय उसमें देखा कि जो उस विभाग के प्रधान सचिव हैं, जो कॉम्फेड के चेयरमैन है, कॉम्फेड के चेयरमैन और विभाग के प्रधान सचिव, उन्होंने इस बात पर सवाल खड़ा किया था कि आखिर 25 रुपए में दूध जोया को कैसे सप्लाई किया जा रहा है। जो दूध उत्पादन करने वालों से उनके अधिक कीमत पर दूध लिया जा रहा था, लेकिन जोया कंपनी को कम कीमत पर दूध की आपूर्ति की जा रही थी महोदय। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं किसी अफसर के लिए पसंद नहीं करता महोदय, लेकिन मैं आपको प्रधान सचिव ने जो टिप्पणी की है फाइल पे, मैं उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहता हूं आपसे। उस विभाग के प्रधान सचिव ने और कॉम्फेड के चेयरमैन ने फाइल पे महोदय लिखा था कि मुझे इसमें गड़बड़ी दिखाई पड़ती है, इसकी पूरी तरह से ऑडिट होना चाहिए। ये फाइल पे चीज उन्होंने लिख करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजा। मुख्यमंत्री महोदय ने उसमें फाइल पे लिखा, आपने नहीं लिखा, उनके प्रधान सचिव ने लिखा कि महोदय ने कहा है कि एडवोकेट जनरल से इसके बारे में राय ले ली जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। महोदय हम जानना चाहते हैं एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी, लेकिन महोदय एडवोकेट जनरल ने क्या राय दी मुझे मालूम नहीं है। कंफेड में घपला हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं जानता, मैं उसके बारे में मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। मेरे पास केवल 2 ही कागज है, चीफ ये डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी ने और कंफेड के चेयरमैन ने ये लिखा है इसका ऑडिट होना चाहिए, ये कागज मेरे पास। और दूसरा महोदय, जिस कंफेड के एमडी पर कंफेड के चेयरमैन ने, डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने गड़बड़ी की बात कही थी कंफेड के एमडी के कालखंड में, आपने गजब का काम किया मुख्यमंत्री महोदय। उसी एमडी को, जिस एमडी के ऊपर चार्ज था, जिस एमडी के ऊपर उस विभाग के सेक्रेटरी ने चार्ज किया था, उसी एमडी को आपने उस विभाग का सेक्रेटरी बना दिया। महोदय ये कौन सा काम है? हम आपसे उम्मीद नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं, कंफेड में कोई गड़बड़ी हुआ मैं नहीं कर रहा, कंफेड में कोई घोटाला हुआ मैं ये नहीं कर रहा, अधिकारी चोर है मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन नैतिकता का सवाल ये बड़ा खड़ा होता है महोदय कि जब किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाए, आरोप में कोई पब्लिक मैन नहीं लगा रहा है, आरोप उस विभाग का सेक्रेटरी लगा रहा है, उस कंफेड का चेयरमैन लगा रहा है, और आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, जांच भी नहीं हुआ, और सीएमडी को आपने उसका सेक्रेटरी विभाग का बना दिया। ये केवल आपके राज्य में संभव है, देश में और कहीं संभव नहीं है। मैं कहना चाहता हूं महोदय के लोगों ने कहा कि साहब ये तो अच्छा किया सरकार ने, दूध की रखवाली दिल्ली के हाथ दे दी। महोदय ठीक होना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे उम्मीद करता हूं, मैंने कहा आपसे कि मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा आप सुनने पर पुनर्विचार कीजिए। ये कहीं से भी ठीक नहीं दिखता है, कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। आपको जरूर इसके बारे में विचार करना चाहिए। कौन सेक्रेटरी बने, कौन एमडी बने, आपका अधिकार है, सरकार का अधिकार है। किस अधिकारी को कहां रखना है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार के प्रश्न खड़े हुए थे, उन खड़े हुए प्रश्नों के समाधान के बजाय इस प्रकार का निर्णय करना यह सरकार के लिए संदेह पैदा करता है। मैं जरूर इस बात की चर्चा करना चाहता हूं। महोदय, सदन के अंदर जब प्रश्नोत्तर काल प्रारंभ हुआ उस समय कई सदस्यों ने यहां लेकर के अपनी बात कही। 0 आवर में लोग बेल के अंदर आए थे महोदय,
सवाल महोदय सामान्य नहीं है, सवाल महोदय बड़ा गंभीर है। मैं चर्चा कर रहा हूं आपके सामने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की। महोदय तय ये हुआ था कि पूरे देश में बड़े पैमाने पे खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करके गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए केवल किलो चावल की आपूर्ति की जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाएगा। बड़े जोर शोर से योजना की चर्चा की गई। बिहार में भी चर्चा हुई महोदय। गरीबों को लग रहा था कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है, 2 रुपए किलो गेहूं 3 रुपए किलो चावल मिलेगा। पहले की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी, परिवार के हिसाब से अनाज मिलता था, लेकिन इस बार व्यक्ति के हिसाब से अनाज मिलने की बात आई। जिस परिवार में जितना व्यक्ति होगा उसके हिसाब से अनाज मिलेगा। गरीबों के लिए खुशखबरी थी महोदय, लेकिन उस योजना का क्या हाथ हो गया बिहार के अंदर, हम सबके लिए चिंता की बात है। 1 फरवरी से लागू हो गया खाद्य सुरक्षा अधिनियम। कैसे लागू हो गया? सूची पूरी नहीं बनी, नहीं महोदय, सूची नहीं बनी, कार्ड नहीं मिले, राशन कैसे मिलते लोग? और महोदय इसमें प्रावधान था जिस दिन से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाएगा बीपीएल कार्डधारी को अनाज मिलना बंद हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा बीपीएल का कार्ड। महोदय इस प्रदेश के अंदर जो हम साथ काम कर रहे थे, बीपीएल कार्डधारी व्यक्ति को अनाज मिले इसके लिए कितनी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। यहां से दिल्ली तक लड़ाई लड़ी। हम कहते थे बीपीएल कार्डधारी की संख्या ज्यादा है, सरकार कम मानती थी। लंबी लड़ाई हम लड़ते रहे। कई योजनाओं में थोड़ा परिवर्तन भी हम लोगों ने मिलकर किया, लेकिन महोदय एक ऐसा निर्णय है, एक ऐसा निर्णय है जो बीपीएलधारी गरीब लोग हैं उनके अनाज देने का काम 1 फरवरी से बंद कर दिया। और जो नया कार्ड मिलना चाहिए था उस नया कार्ड उनको सप्लाई नहीं किया। एक ऐसा निर्णय मुझे मालूम नहीं अगर 1 फरवरी से लागू करने की बाध्यता आपको क्या थी, क्या कारण था कि आपने 1 फरवरी से लागू किया? जब उसमें सूची पूरी हुई नहीं थी, सूची पूरी बनी नहीं, 45 लाख लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया। इतने बड़े पैमाने पे जो ऑब्जेक्शन आए तो आपने क्यों लागू किया? क्यों नहीं सूची को पहले ठीक किया? क्यों नहीं गरीबों को राशन कार्ड देने की पूरी योजना बनाई आपने? बिना योजनाओं के क्रियान्वयन के, बिना राशन कार्ड वितरण के निर्णय के वितरित किए हुए आपने इस योजना को लागू करके किसके साथ धोखा किया जाए इस बात का विचार करिए। उन गरीबों के लिए क्या को धोखा दिया आपने जो बीपीएल कार्डधारी थे, जिनकी सूची आपने अप्रूव की थी, जिनकी सूची आपने बनाई थी, भारत सरकार की सूची से बड़ी संख्या आपकी थी। उन बीपीएल कार्डधारियों को आप अनाज दे रहे थे, लेकिन 5 महीने से उनके मुंह का निवाला छीन लिया आपने, बिना कोई योजना के, बिना कोई विचार किए हुए। क्यों? केवल इसलिए आपको लगता था 1 फरवरी 2014 से हम योजना लागू कर देंगे, लोकसभा का चुनाव होगा, गरीबों का थोक वोट ले लेंगे, मजा मारेंगे। महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं, गरीबों के साथ ऐसा खिलवाड़ शोभा नहीं देता है। योजना होनी चाहिए, योजना के पक्ष में है, लेकिन अगर 1 फरवरी से योजना आप लागू नहीं करते, वोट बैंक के लालच में अगर 1 फरवरी से घोषणा नहीं करते आप, तो बीपीएल कार्डधारी को अनाज मिलता रहता, गरीबों के मुंह का निवाला नहीं चिंता। आज गरीब जो दर भटक रहा है, दर भटकने के लिए विवश नहीं होता महोदय, लेकिन गरीब आपसे ज्यादा तेज है। गरीब आपकी नब्ज पहचानता है, जानता है कि आप बात बोलते क्या हो, करते क्या है, और इसलिए गरीबों को आपने धोखा दिया तो गरीबों ने भी आपको धोखा देने का काम किया, आपको किनारे करने का काम किया। विचार करिए। मैं इस सवाल पर राजनीति नहीं करना चाहता, गरीब का सवाल है, गरीब के मुंह के निवाले का सवाल है। लेकिन मैं देख रहा था कल टेलीविजन पे आप क्या है, आंकड़े क्या कर रहे हैं? 2 करोड़ लोगों को 4 महीने से अनाज नहीं मिल रहा, और 33 लाख परिवार ऐसा है जिसको कार्ड नहीं मिला है। आखिर होगा क्या? मैं कल टेलीविजन पे आपका समाचार देख रहा था, माननीय मंत्री जी, और मैं जानता हूं कि आप जब भाषण देंगे तो कहेंगे भारत सरकार अनाज नहीं दे रही, यही कहेंगे। कह रहे हैं आप, टेलीविजन पर भी कह रहे हैं, आज भी कहा आपने, पहले भी कहा। बड़ा अच्छी बात कही आप, बड़ी अच्छी बात। क्यों लागू किया आप? भारत सरकार अनाज नहीं दे रही थी, क्यों 1 फरवरी से लागू किया? करते आप पूरी व्यवस्था करके करते, लेकिन आपको तो जैसे हमने कहा, आपको वोट का लालच, आपको सिर पे सवाल था, आपने लागू कर दिया। इसको कह रहे हैं आप? आज भारत सरकार में हम आ गए तो भारत सरकार क्या आ रहा है? भारत सरकार आज याद आ रहा है। जिस कांग्रेस की सरकार ने 1 फरवरी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद भी आपको अनाज नहीं दिया, गरीबों का हक छीना,
उस कांग्रेस से आप दोस्ती करने चले गए। आप केंद्र सरकार की बात करना चाहते हैं? आप कहा था कि नहीं करेंगे उस कांग्रेस से दोस्ती जो गरीबों का हक छीनने का काम करती है, लेकिन कुर्सी की लालच में गद्दी बचाने के लिए गरीबों का हक छीनने वाले उस कांग्रेस से आप दोस्ती करते हैं। अरे हम तो अभी अभी आए हैं, हम तो आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और हमारे तो चिंतित हैं, परेशान हैं। भारत सरकार का मंत्री मुख्यमंत्री से मिलने जाता है, कहता है समाधान करिए, गरीबों का सवाल है, गरीब को अनाज देने की बात है, मिलता है, आपसे मिलता है, बात करता है, समाधान खोजता है, लेकिन जिसने गरीबों के मुंह का निवाला छीनने का काम किया उससे कुर्सी बचाने के लिए दोस्ती करने चले गया। भारत सरकार खूब करिए, लेकिन याद करिए 1 फरवरी 2014 को जब योजना लागू हुई, बहुत फूड सिक्योरिटी को बोल रहे हैं, 9 को आपका बजट आने वाला। आर यू श्योर कि फूड सिक्योरिटी एक्ट कंटिन्यू करेगा? नंबर 1। नंबर 2, पहले हमारे मुख्यमंत्री आपके प्रधानमंत्री से मिले, तब आपके मंत्री मिले, उसके पहले नहीं। ये भी मेमोरी में रखिएगा। महोदय, इनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। महोदय, मुख्यमंत्री जी के मिलने से पहले हम जाके सब मंत्रियों से हम लोग मिलाए। ये पहली बार किसी राज्य के अंदर आपने रेफरेंस दिया कि हमारे मंत्री आके मिले। इस कंटेक्स्ट में मैंने कहा आपकी क्या विश्वास है कि मिले नहीं मिले? आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, बिहार के पार्टी है, हम और आप मिलते रहते हैं, लेकिन आपने रेफरेंस दिया, उसके उत्तर में मैंने ये कहा। महोदय, शायद इतिहास की पहली घटना होगी जब किसी राज्य का विरोधी दल की सरकार दूसरी पार्टी की सरकार राज्य में हो, तब भी राज्य के विकास के लिए, गरीबों के विकास के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए विरोधी पार्टी में होने के बावजूद केंद्र की सरकार के मंत्रियों से मिलता है, कहता है बिहार की बात करो, बिहार को आगे बढ़ाओ। आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए था, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए था। आपको तो ऐसा विपक्ष मिल गया जो आपको योजनाओं के क्रियान्वयन में आपकी मदद करना चाहता, गरीबों का कल्याण करना चाहता। आप राजनीति करना चाहते, आप तिक्रम करना चाहते। महोदय, मैं कह रहा था गरीबों में हाहाकार है, जगह जगह समाचार छप रहे हैं, समाचार पत्रों की कतरन इस बात की गवाह है। गरीब राशन कार्ड के लिए परेशान है। कोई विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो, विपक्ष के विधायक हो, किसी से भी अकेले बुला के श्याम जी पूछिए उनकी विधानसभा परिषद का क्या हाल, आपका विधानसभा परिषद का क्या हाल है। जो हाहाकार में चाहे गरीबों में समाधान होना चाहिए। जो गरीबों में बेचैनी है, 4 महीने से कम कीमत के अनाज नहीं मिले, ये सामान्य बात नहीं है। मैंने कहा ये राजनीति का विषय नहीं, हम नहीं राजनीति करना चाहते अब इस विषय पे, लेकिन हम जरूर करना चाहते हैं इसका समाधान होना चाहिए। सबको राशन कार्ड मिलना चाहिए। कैसे संभव है? भारत सरकार के खाद्य और आपूर्ति मंत्री हमसे मिले, उसका रेफरेंस माननीय प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं। शायद उनको जानकारी नहीं है कि जो हमारी सरकार और हमारे मंत्री ने जो बात वहां उठाई कि किस कारण से 4 महीना या 3 महीना का अनाज हमारे पास नहीं आया, उसमें बातें आई थी कि जितना खेप वो ट्रेन से भेजने की बात कही थी वो झूठी साबित हुई। दूसरी बात, उनकी भंडारण शक्ति कम थी, ये भी उन्होंने महसूस किया। और ना मालूम होगा प्रतिपक्ष नेता को, मीटिंग में ही अपने एफसीआई के पदाधिकारी को सस्पेंड होने का उन्हें आदेश दिया कि आपके गलती के चलते ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार की तरफ से कहीं कोई गलती नहीं, भारत सरकार की तरफ से गलती हुई, जिसके कारण उठाव और इस समय बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं तो ठीक ही कर रहे हैं, आप ठीक ही कर रहे हैं। ऐसी सरकार बैठी थी 10 साल से बिहार देश के अंदर, केंद्र में ऐसी सरकार 10 साल से बैठी थी जो सरकार गरीब विरोधी थी, जिस सरकार के साथ दोस्ती आपने की है, जिस सरकार के समर्थन से सरकार आ रहे हैं आप, उस सरकार के कारनामे तो आपने उजागर करी थी मुख्यमंत्री जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन दूसरी ओर आपने दूसरा सच उजागर किया है। जब एनडीए का मंत्री आता है, एनडीए के मंत्री के सामने आप समस्या रखते हैं, तो एनडीए का मंत्री ऑन स्पॉट कार्रवाई करता है, अब अधिकारियों को सस्पेंड करता है और आपको इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने की बात कहता है, अनाज पहुंचाने का काम हम करेंगे। यही तो कहना चाहते हैं, यही तो कह रहे हैं, दूसरी बात क्या कर रहे हैं। महोदय, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं,
महोदय, मैं जरूर कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी इस बात का ध्यान रखें। बरूराज में, मुजफ्फरपुर जिले में जो लोग अनाज मांग रहे थे, जो लोग कार्ड मांग रहे थे, उन गरीबों के ऊपर लाठी चलाई गई, गोलियां चलाई गई। महोदय, इसको बंद होना चाहिए। गरीबों की आवाज, गरीबों की आह किसी को भी नहीं छोड़ सकती है। गरीबी की आह अगर लेंगे का काम करेंगे। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता आपको, लेकिन जरूर कहता हूं, गरीब का आह लेके कोई सत्ता में बैठा हुआ नहीं रह सकता है। इसका जरूर विचार कीजिए। गोली चला रहे हैं आप, अनाज देने के बजाय, राशन कार्ड लेने के बजाय लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं आप। ये आपकी सरकार में केवल संभव है। कोई और सरकार जो संवेदनशील होगी, वो सरकार गरीबों के ऊपर इस प्रकार से राशन देने के बजाय लाठी और गोली खिलाने का उनको काम नहीं करेगी। महोदय, मैंने कहा आपसे कभी सवाल पर राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। आज बड़ा सवाल खड़ा है। जो बीपीएल की सूची बनी, उनमें से आधे से अधिक लोगों को कार्ड नहीं मिले। इसका अर्थ क्या है? या तो आपकी बीपीएल की सूची गलत थी, आपने जो सूची बनाई बीपीएल की वो गलत थी, गलत लोग के नाम शामिल थे, या फिर आज जो सूची बनी है वो गलत है। बड़े पैमाने पर गरीबों के नाम कट गए, अमीरों के नाम जुड़ गए। यहां बैठे हुए 2-3 विधायकों के नाम है बीपीएल उस नई सूची में। विधायकों ने हमको कहा कि भैया मेरा नाम आ गया है। अभी मैंने आज अखबार में देखा, कोई रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर का नाम आ गया। ये जो सूची की गड़बड़ी है, जल्दी दूर होना चाहिए। गरीबों को कार्ड मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए। और ये ऐसी आग है, अगर समय रहते नहीं चेते आप, तो यह सबको झुलसा देने का काम करेगी। गरीबों की आग भारी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं आप इस सवाल पर तत्परता दिखाई। बयान देने से काम नहीं चलेगा। टेलीविजन पे ये कह दीजिए आप जीपीएस सिस्टम लगा दिया, डोर डिलीवरी कर रहे हैं आप, हवाबाजी नहीं चलेगी। गरीब अगर सड़कों पे उतर के आया है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण नहीं, पॉलिटिकल पार्टी के आह्वान पे नहीं, गरीब स्वतः आ रहा है। गरीब स्वतः, गरीबों का आना सड़क पे इस बात का गवाह है कि आपकी सारी व्यवस्था धराशायी है, सारी व्यवस्था फेल है। गरीब को अनाज नहीं मिल रहा है, कार्ड नहीं मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जीतन जी आपसे, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे, इस सवाल पे थोड़े संवेदनशील होंगे आप। अगर नहीं होंगे, आप जानिए, आपका काम जाने। लेकिन मैं इतना जरूर फिर से दोहराऊंगा, गरीबों का हाल लेने का काम मत करें। महोदय कैसे शुरू करूं? सामने वित्त मंत्री बैठे हैं, सुनिए वित्त मंत्री जी, वित्त मंत्री जी, पूर्व वित्त मंत्री जी, आप ही से शुरू होना चाहते हैं। वित्त मंत्री जी, पूर्व बिजली मंत्री जी, क्या कहें आपकी कहानी, क्या हाल किया बिजली का। और इसीलिए मेरी चिंता है, जो बिजली विभाग का हाल आपने किया है, कहीं वित्त विभाग का वही हाल अपना कर दीजिए। मुझे चिंता इस बात है। विभाग का ही वही हाल किए हैं जो आप गांधी सेतु का करके चले गए। ललन जाए क्या? ललन लेने आए हैं, कब आएंगे? उसको आगे आएंगे। महोदय, बड़े जोर शोर से गांधी मैदान में घोषणा की गई, 2015 में घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। अगर बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। बिहार के लोगों ने सराहा महोदय, बिहार के लोगों ने जय जयकार किया। चलो एक आदमी आया है जो कह रहा है कि हम बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। बोलिए 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 बोलिए, जवाब दीजिए। क्या नहीं बोलना है कि फिर एक आदमी को कविता कहे हम? महोदय, बड़े जोर शोर से घोषणा की गई, हो गया 2015 में घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। सबके अंदर बड़ा उत्साह जगा था महोदय, लगा कि चलो कोई सरकार कुछ करने वाली है। कई बातें कह गए, बिजली उत्पादन बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई, संचरण लाइन ठीक करने का प्रयास शुरू हो गया। कहा गया राजधानी के अंदर 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होगी दिसंबर महीने से। महोदय, जून महीना है, क्या हुआ दिसंबर की आपकी घोषणा का? आपने कहा सभी जिला केंद्रों पर 24 घंटे बिजली देंगे। आपने कहा गांव के अंदर 16 से 18 घंटे बिजली देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, क्या करेंगे? सारी घोषणा आपकी हवा हवा। महोदय, जो आज हाल है पटना शहर का, जो राजधानी का हाल है, 10 घंटे 12 घंटे बिजली कटी रहती है। आज 12 घंटे में बिजली की आपूर्ति हो जाए, लोग गनीमत समझते हैं। आखिर क्यों हुआ? क्यों घोषणा करते हैं आप?
और घोषणा से पलटने का काम कर रहे हैं महोदय। पहले जहां कहते थे हम 2015 तक बिजली नहीं पहुंचाएंगे घर घर, वोट मांगने नहीं आएंगे। मेरे पास एक अखबार की कतरन हाथ में लगी है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का फोटो इसमें लगा है, मुजफ्फरपुर में बयान दिया है। अभी कह रहे हैं बिहार के हर घर में 4 साल में बिजली मिलेगी। क्या हुआ? भाग रहे हैं आप। घोषणा हवा हवाई हो गई। अब कह रहे 18 में बिजली मिलेगा। बिजली का वादा आपने 2015 का किया है, 2015 में बिजली नहीं मिली, आप तो ये बत्ती गुल करने का काम बिहार की जनता करेगी, यह बात का याद रखिएगा। महोदय, क्यों हाल हो गया आपका? काम की गति तो ठीक थी जो हम साथ में थे, क्यों गति धीमी हो गई? लगता है कि लालटेन वाले से दोस्ती हो गई आपकी, उसके साथ चलने को आप बात हो गए तो बिजली कैसे पहुंचाएंगे आप? दोस्ती तो वहां हो गई आप। महोदय, जब बिजली का हाल राजधानी में यह हाल है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होता होगा महोदय, आप कल्पना कर सकते हैं। महोदय, उत्पादन में, वितरण में, संचरण में, रख रखाव में, इन सभी मामलों में बिजली कंपनियां बिल्कुल नाकाम हो गई आपकी, काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ती है। अभी हम नहीं जानते हैं कि इस नाकामी के कारण आपसे मंत्री पद छीना गया बिजली विभाग, क्यों छीना गया तो मुख्यमंत्री जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो दिख रहा है, जो लोगों को महसूस हो रहा है, ये चीज बोलने की नहीं है अभिनंदन बाबू, ये केवल हम कहा तो मत माने लोग। लेकिन हम आपके माध्यम से बिहार के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की घोषणा, गांव में 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति की घोषणा, क्या किसी गांव में बिजली है? नाम घोषित करिए किसी गांव का जहां 16 से 18 घंटे बिजली की आपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। नाम घोषित करिए किसी शहर का जहां 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं आप। केवल घोषणा, केवल हवा वाई बात, केवल हवा में बात। महोदय, क्या हाल है आप? एक तो बिजली नहीं दे रहे आप, कह रहे थे 24 घंटे में शहर में ट्रांसफार्मर बदल देंगे, 72 घंटे में गांव में ट्रांसफार्मर बदल देंगे। कहां 24 घंटे बदला जाए ट्रांसफार्मर? कहां 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहा है? जब बिजली विभाग के प्रश्न जिस दिन आएंगे, आप देखेंगे विधायकों के प्रश्न, चाहे वो सत्तारूढ़ दल के हों, विपक्ष के हों, सारे विधायक आपको इस बात की कहेंगे हमारे ट्रांसफार्मर 3 महीने से नहीं बदला गया, हमारे यहां 4 महीने से ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। और आप विधायकों को बताना चाहते हैं? कह दिया कि विधायक फंड में ट्रांसफार्मर की बात जोड़ लो, हम बाद में उसकी चर्चा करेंगे, आज छोड़ देते हैं। हम आगे जो अपनी बात कहेंगे तो इस बात की चर्चा करेंगे। आप अपने काम नहीं कर सकते, आप अक्षम है ट्रांसफार्मर बदलने में, तो विधायक फंड को इन्वॉल्व करना चाहते हैं आप, विधायकों को परेशान करना चाहते हैं महोदय। और एक तो आप बिजली नहीं दे रहे, अंधकार युग में डाल दिया बिहार को, लालटेन वालों से दोस्ती करके अंधकार युग में डाल दिया बिहार को। और दूसरी ओर क्या कर रहे हैं आप बिजली का बिल कितना दे रहे हैं? लोग परेशान हैं। बिजली का बिल मिल रहा है किसी को 1 करोड़ का, किसी को 36 लाख का, किसी को 20 लाख का। क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपके विभाग को? क्या हो गया आपकी कंपनी को? सामूहिक जिम्मेवारी है विजेंद्र बाबू, अभी आप उठ के खड़े हुए थे, भाग्य नहीं इससे। क्या हुआ आपको बिजली की कंपनी को? लोगों को बिल दुगने, दुगने, 10 गुने, 20 गुने। लोग दौड़ रहे हैं आपके ऑफिस में, इंजीनियर के यहां आगे पीछे घूम रहे हैं, कोई ठीक करने वाला नहीं है, लोग परेशान हैं। बिजली का बिल आप पहुंचो, बिजली नहीं देते हैं, बिजली का बिल भी तो ठीक करिए। अगर फ्यूज उड़ गया, 3-3 दिन, 400 दिन, 700 दिन लग रहे हैं फ्यूज ठीक करने में, बिजली के बिल की बढ़ोतरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। महाचंद्र बाबू कुछ कर रहे हैं क्या आप? है दुगो करता है मेरे पास, वही मुझे भी लग रहा नहीं। उसका तो बड़ा कारण है, इनको हटाने का बड़ा कारण था चूंकि लालटेन वाले से दोस्ती हो गई तो बिजली का लाइन कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसलिए इनको हटा दिया गया। महोदय, मैं कह रहा था आपसे बिजली का फ्यूज करने में क्या हाल हो गया? क्या हो गया जरा याद करिए आप। यहां विधानसभा के अंदर जब प्रश्न खड़े होते थे, आज जो अपनी बात करते थे बिजली मंत्री के रूप में, जब बड़ी बड़ी बात घोषणाएं करते थे, बड़ी चर्चा करते थे पनबिजली परियोजनाओं का। क्या हुआ पनबिजली परियोजनाओं का महोदय? क्या हाल हो गया आपका? क्यों निर्माण ठप है? 6 महीने से पनबिजली परियोजनाओं का निर्माण ठप हो गया महोदय। 400 करोड़ रुपए फंस गए आपके। हम पूछना चाहते हैं, क्या हुआ बथनाहा अररिया? क्या हुआ निर्मली सुपौल का? क्या हुआ डेहरा औरंगाबाद का? क्या हुआ पिपरा औरंगाबाद का? क्या हुआ धोबा पश्चिम चंपारण का? क्या हुआ बरवट पश्चिम चंपारण का? क्या हुआ कटनिया पश्चिम चंपारण का? क्या हुआ मथौली का? कहां गया? इस प्रोजेक्ट पे घूम क्यों लग गया? बंद क्यों हो गया पनबिजली परियोजना? महोदय, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। क्या हाल किया आपने महोदय? कविता पढ़ते हैं।
महोदय मुझे जब मेरे मित्र कह रहे हैं 10 साल मनेर वाले मित्र मेरे कर महोदय सुनी लीजिएगा, कहना चाहते महोदय, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, बड़ी बड़ी घोषणा थी आपकी, हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहां मैसर नहीं चिराग पूरे शहर के लिए। क्या हाल किया, क्या हाल किया आपने। मैं आपको कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी बिजली मंत्री आप रही है, अच्छा संजोग जो नई सरकार बनी है दिल्ली के अंदर, वो नई सरकार विकास की गति को तेज करना चाहती है। बिजली के क्षेत्र में भी कैसे देश आत्मनिर्भर बने, पिछड़े हुए क्षेत्र में कैसे विकास हो, उसकी तत्परता मुझे दिखाई पड़ी। मैं गया था बिजली मंत्री से मिलने, मैंने उनसे बातचीत की और मुझे लगा जो भारत सरकार का बिजली विभाग है, जो बिजली विभाग के मंत्री हैं, उनके अंदर बिहार के अंदर विद्युत उत्पादन कैसे बढ़े, बिहार के लोग अंधकार से बाहर कैसे निकले, बिहार के लोगों को लालटेन से कैसे छुटकारा मिले, इसके लिए तरफ उनके मन के अंदर है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है, बांका जिले में 4,000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट पहले चल रहा था, मैं नहीं कर मैं कर रहा हूं, लेकिन उसकी जो बाधाएं कोल लिंकेज की बाधा दूर हो गई। अब मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं, एक अच्छी सरकार दिल्ली में बनी जो आपको काम में मदद करना चाहती है, आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन में आपको शुरू करना चाहती है, आप भी रुचि लीजिए, आप भी अपने तंत्र को ठीक करिए, आप भी अपने अंदर की चीजों को ठीक करिए। नहीं करिएगा तो क्रियान्वयन कैसे होगा, क्या होगा उस जिले का, जिस जिले के अंदर आज भी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का टेंडर फाइनल नहीं हुआ, क्या होगा उस 27 जिले का, कैसे पूरी होगी योजनाएं, कैसे घर घर बिजली पहुंचेगी। जब रफ्तार बदले नहीं जा रहे हैं, पावर ट्रांसफार्मर लगाए नहीं जा रहे हैं, ग्रिड की व्यवस्था में अभी भी कमजोरी है। बड़ी मात्रा में पैसा आपको दिया बिहार ने, इस राज्य ने पैसे की कमी नहीं की, बिजली विभाग को बोर्ड को पैसा दिया, कंपनियों को पैसा दिया, इन कंपनियों के पैसे का क्रियान्वयन कितना हुआ, जमीन पे कितना उतरा, बिहार की जनता को लाभ कितना मिला, ये सारे सवाल कौन रहे हैं। महोदय, बजट के सत्र में इस बात की चर्चा होना आवश्यक है कि जो पैसे आपको दिए जा रहे हैं बिहार की जनता का गाड़ी कमाई का पैसा, ये पैसा हमारा आपका पैसा नहीं है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का जो हाल हो रहा है उसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ग्रामीण विद्युतीकरण की जो स्थिति है तेज करिए, टेंडर हो जाना चाहिए, क्रियान्वयन होना चाहिए। अब तो सरकार ने निर्णय कर लिया है टुल्लू ट्रांसफार्मर के बारे में, अब तो बड़े पावर के ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। आप उसका फायदा लीजिए, लाभ लीजिए, फायदा उठाइए। जो प्रोजेक्ट आप बना के भेज रहे हैं, आधे अधूरे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, सैंक्शन होने में कठिनाई हो रही है। मैं कहना आपसे केवल चाहता हूं, जब अच्छा मौका मिला बिहार को विद्युत युक्त करने का, जब बिहार के बिजली के संकट को दूर करने का आपको अवसर मिला है, दिल्ली में सकारात्मक सरकार बनी है, उसके अनुसार अपना व्यवहार करिए, उसके अनुसार अपने तंत्र को विकसित करिए, उसके अनुसार काम करिए, ताकि आज बिहार जो अंधकार युग में जीने के लिए विवश है उससे उसको मुक्ति मिल सके। महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, बड़ी दुखद घटना घटी, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, अभी तो आधा भी नहीं हुआ भैया। महोदय, हमारे बच्चे मर गए, संख्या 180 से ऊपर हो गई, इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में हमारे बच्चे मर गए मुजफ्फरपुर के अंदर। महोदय, मैं इसके लिए किसी एक को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे चिंता का विषय होना चाहिए। हमारे इस गरीब राज्य में हमारे गरीब के बच्चे, कोई बड़ा आदमी नहीं मरा, कोई पैसा वाला नहीं मरा, केवल गरीब का बेटा मर गया, गरीब की बेटी मर गई, संख्या 250 से ऊपर हो गई। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन हमारे लिए दुखद बात, लेकिन हमारे लिए चिंता की बात यह है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, मैं स्वीकार करता हूं, पहले भी हुए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बच्चे शायद पहले नहीं मरे। आखिर कारण क्या है, कहां कमी है हमारे अंदर। मुझे आज भी याद आ रहा है, जब पिछले साल घटना घटी थी तो उसमें स्वास्थ्य मंत्री जो थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उसमें के डॉक्टरों ने कहा था कुपोषण का कारण हो सकता है, गंदगी दूसरी कारण हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है, टीकाकरण कारण हो सकता है। उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था
कि गर्मी आने के पहले मुजफ्फरपुर के आसपास के गांव के अंदर, आसपास के इलाकों में जहां बीमारी का फैलाव है, जहां की शुरुआत होती है, बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम किया जाएगा, बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। कुपोषण से मुक्ति के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाएगा। आज जब 181 से अधिक बच्चे मर गए, मेरे मन के अंदर सवाल खड़ा हो रहा है, आखिर हुआ क्या? क्या हुआ पूर्व मुख्यमंत्री जी की घोषणा का? क्या हुआ सफाई का? क्या हुआ टीकाकरण का? जो बच्चे मर गए बेचारे, उसमें से 92% बच्चे ऐसे हैं जिनका टीकाकरण नहीं हुआ। टीकाकरण के मामले में बिहार ने प्रगति किया था, हम आगे बढ़े थे, लेकिन विशेषज्ञों की ये घोषणा, उनका ये सर्वे कि जो बच्चे मृतक हो गए, 92% बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ, ये हम सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। बीमारी पता नहीं चल रही है। वायरोलॉजी लैब बनाने की बात कोई पहली बार नहीं हो रही है, पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल भी भारत सरकार ने कहा था वायरोलॉजी लैब बनना चाहिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था वायरोलॉजी लैब बनाने की व्यवस्था की जाएगी। हम पूछना चाहते हैं आपसे, जब भारत सरकार ने कहा वायरोलॉजी लैब बनाने के लिए मदद करेंगे, आप कह रहे थे कि हम वायरोलॉजी लैब गठित करेंगे, कहां बाधा उत्पन्न हो गई? किसने रोका आपको? कहां अवरोध पैदा हुआ? भारत सरकार ने मदद नहीं की या आपने पहल नहीं की? आपको इस बात का जवाब देना चाहिए। उन बच्चों की आत्मा इस सवाल पूछ रही है आपसे। अगर हम वो काम किए होते, अगर हम वहां बच्चों के पौष्टिक आहार देने की व्यवस्था किए होते, आंगनबाड़ी केंद्र तो है हमारे पास, आंगनबाड़ी केंद्र अगर मजबूत होते, चलते रहते, उन बच्चों को पौष्टिक भोजन मिलता रहता, तो कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु हुई शायद बंद हो जाती, कम होती। टीकाकरण अगर हुआ होता, शायद कुछ कम बच्चे मरते। सफाई अगर हुई होती, शायद कुछ राहत लोगों को मिलता। लेकिन मुझे आश्चर्य, 1 साल से पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद भी, इतने शक्तिशाली आदमी के स्वास्थ्य मंत्री रहने के बाद भी, उनकी घोषणा का क्रियान्वयन जमीन पर नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर की धरती पर नहीं हुआ। कौन जिम्मेवार इसके लिए है? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं आपसे, देखिए समझने की कोशिश करिए। मैंने कहा ये घटना कोई पहली बार नहीं घटी है, लेकिन जब इस बार घटना घटी, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री दौरा चलाता है, 3 टाइम हो रहा है, मेरा टाइम कैसे हो जाएगा? 66 मिनट। तो कहां से हो जाएगा? 1 मिनट बाद। 66 नहीं, 86 मिनट है। 1 मिनट, 86 मिनट है, गलत पढ़ लिया। 86 मिनट, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, 15 मिनट टोका टोकी में गया। महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपसे, पहली बार ऐसा हुआ जब भारत का स्वास्थ्य मंत्री, जब बच्चे मरने लगे, भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री ऐसा दौरा हुआ चला आता है जैसे लगता है उसके घर का बेटा कोई मर रहा है। 3 दिन आता है पटना के अंदर, बिहार के अंदर, एक एक चीज को बारीकी से देखता है, समझने की कोशिश करता है, बीमारी का पता निकलता, अमेरिका जाता है, वहां बात करता है। अच्छा अवसर मिला है आपके लिए, अपने बच्चों की मृत्यु को रोकने के लिए एक बढ़िया अवसर आपको मिला है। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री, जैसे लगता है उसका अपना बेटा मर रहा है, उस पर चिंतित होकर के इस समस्या के समाधान के लिए कोशिश कर रहा है। आपको इसका लाभ देना चाहिए, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। और जब तक आप सक्रिय नहीं होंगे, आपका विभाग सक्रिय नहीं होगा, वायरोलॉजी लैब केवल भारत सरकार के आदेश से नहीं बन जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, निर्माण चाहिए, आपको करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, अच्छा अवसर है बिहार के बच्चों को आगे भविष्य में मरने से रोकने के लिए इसका लाभ लीजिए। सकारात्मक सरकार दिल्ली में बनी है, उसका लाभ लेने की कोशिश करिए। महोदय, कहां चले गए सरवन जी? महोदय, बड़ी चर्चा हो गांव के सड़क पर क्या क्या हो रहा है। महोदय, आजकल बड़ा ग्रामीण कार्य विभाग बड़ा रोचक स्थिति में पहुंच गया है। पता नहीं क्या हो जाता है, एक कोड नेटवर्क बना है, ये कोड नेटवर्क की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। महोदय, मैं 2-3 साल से देख रहा हूं, मैं देख रहा था 2013-14 का बजट भाषण। महोदय, उसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, राज्य के 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोलों बसावटों को आगामी 5 वर्षों में 12 मासिक एकल सड़क संपर्कता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई। महोदय, ये मेरे पास 2013-14 का बजट भाषण है, जिसमें लिखा है कि अगले 5 वर्ष में सभी 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोले बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा।
इसका जिक्र महोदय इसमें है। महोदय मैं उसको देख रहा था, इस बार जो बिना नाम वाला किताब मिला है, बिना मंत्री के नाम वाला, महोदय उस किताब में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। महोदय इसमें भी लिखा है, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में राज्य के नॉन आईएपी जिलों में 250 से अधिक जनसंख्या वाले सभी टोले बसाहटों को आगामी 5 वर्षों में 12 माह एकल संपर्कता प्रदान करने का लक्ष्य है। महोदय क्या हो रहा है? सरकार रुक गई, सरकार ठहर गई। ये 5 वर्ष का पिंड कब छूटेगा? जब 13-14 में 5 वर्ष का लक्ष्य है, 14-15 में 4 वर्ष होना चाहिए था। इसका अर्थ क्या है? 1 साल आपने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया आपने। क्यों? आपके मंत्री ने क्या किया? विभाग ने क्या किया? 400 करोड़ रुपए आपने खर्च नहीं किया ग्राम कार्य विभाग का। विधायक परेशान है, नया सिकुबा छोड़ दिया। कोर नेटवर्क जब विधायक क्षेत्र में जाता है, गांव में देखता है सड़कों की हालत खराब है, उस सड़क के लिए अनुशंसा करना चाहता है, विभाग कहता है कोर नेटवर्क में संख्या नीचे है, यह अभी नहीं बन सकता है। कैसा नेटवर्क बना लिया? यह नेटवर्क भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के जिद का परिणाम है। जिसमें नेटवर्क बनाया आपने लक्ष्य तय किया 8 साल पहले 10 साल पहले जो सड़क बनी उसको नेटवर्क में शामिल नहीं करेंगे। अरे ग्रामीण कार्य विभाग की गुणवत्ता क्या है? ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क बनाने की शक्ति है, उसकी गुणवत्ता कितनी रहती है? साल में 2 साल में सड़कें टूट रही है, लेकिन आपने उसको कोई नेटवर्क में शामिल नहीं किया। विधायक परेशान है, झेल रहा है, परेशानी झेल रहा है घूमने के बाद, लेकिन आप अरे हुए हैं, जिद मान रहे हुए हैं। गांव की सड़कों की हालत खराब हो गई, गांव के विकास की कहानी बेमानी हो गई। कोर नेटवर्क के बारे में आप अपने विचार में परिवर्तन करिए, शिथिल करिए उसको। और जैसे पहले विधायकों की अनुशंसा पर 50 लाख 60 लाख जो राशि आप देना चाहें, सड़कों की मरम्मति का निर्णय पहले हुआ करता था, उसको फिर से लागू करने का काम करिए, ताकि विधायक सीधा तान के अपने विधानसभा क्षेत्र में घूम सके और खराब सड़कों के निर्माण का काम कर सके। लेकिन क्या होगा? आपने आजकल काम दे दिया, दूसरा है ही नहीं मंत्री जी। एक तो ग्रामीण कार्य विभाग का काम नहीं हो रहा, और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जी को बनाया आपने, श्रवण जी को, भले आदमी अच्छे आदमी है, लेकिन काम का बोझ डाल दिया। और क्या काम दे दिया उनको दे दिया काम चाबुक लेके घूमते रहो विधायकों को। पहले विधायक अपना दर्द कहता था, उनको अपनी पीड़ा कहता था, वो पीड़ा वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाया करते थे। अब उसी को लगा दिया है कि चाबुक लेके विधायकों के ऊपर कोड़ा चलाने का काम करो। महोदय उनकी भूमिका बदल गई, उनका हाल खराब हो गया। और क्या था महोदय? आज जो कोड़ा चलाने का काम कर रहे हैं माननीय ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, कि उन विधायकों के दर्द को जानने की कोशिश की आपने? क्यों ये सवाल खड़ा हो रहा है? महोदय मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्यों ये पीड़ा है, क्यों ये दर्द झलकता है? महोदय एक बार लोहा और सोना की भिड़ंत हो गई आपस में। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। सोने ने कहा लोहे से, हम और तुम, हाँ बिल्कुल अच्छी जगह हम ही रह सकते हैं केवल। महोदय लोहा और सोना मिला आपस में बात कर रहा था, जितना तो मोदी जी और आप अपने में जो बात करते वही कहानी बन गई। महोदय लोहा और सोना जब मिला तो सोने ने पूछा लोहे से, हम दोनों आदमी लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, दोनों लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, लेकिन भाई लोहा तुम इतना जोर से क्यों चिल्लाते हो? लोहे ने कहा जब अपना ही अपने को मारता है दर्द ज्यादा होता है। ये दर्द उन शुद्ध विधायकों का जो दर्द लग रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए और दूसरी बात सुनने का काम मत करिए। अपना जब अपने को पीटता है तो दर्द ज्यादा होता है, वही झलकता है। महोदय ललन जी तो है ही नहीं, और जब से उप निर्माण मंत्री बने हैं नजर नहीं आए सदन के अंदर। महोदय कहीं गायब तो नहीं हो गए? मुख्यमंत्री जी ध्यान रखिए, कहां चले गए थे श्रवण भैया? आप ही की बात कर रहे थे। महोदय पथ निर्माण विभाग ने एक ऊंचाई प्राप्त की बिहार के अंदर। बड़े सड़कों के निर्माण का एक बड़ा लक्ष्य तय करके
राजधानी 6 घंटे पहुंचने का लक्ष्य प्राप्त करने का काम पथ निर्माण विभाग ने किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री लगातार अपने भाषण में जब भी बिहार के विकास की चर्चा होती थी, पथ निर्माण विभाग की ऊंचाइयों की चर्चा करने का काम करते। आज भी बिहार के विकास की कहानी अगर लिखी जाएगी, कही जाएगी, बिना पथ निर्माण विभाग की चर्चा संभव नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता। क्या हाल कर दिया आपने 1 साल में? क्या हाल किया 1 साल में पथ निर्माण विभाग का? जो बड़ी परियोजनाएं थी, जिनमें इन्वेस्टमेंट होना था, 1 साल के अंदर उन योजनाओं का कवाड़ा कर दिया आपने। बड़े जोर शोर से हम लोगों ने बख्तियारपुर ताजपुर पुल के निर्माण का काम पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पथ निर्माण विभाग ने योजना चयनित की थी। 1602 करोड़ की योजना थी, काम तेजी से चल रहा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री भी 2-2 बार 3-3 बार उन योजनाओं को जाके देखा थे। क्या हो गया उस योजना का? पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रोड का प्रोजेक्ट बख्तियारपुर ताजपुर पुल आज रो रहा है, उसके काम बंद हो गए, उसके काम की गति धीमी हो गई। महोदय, मैं बताना चाहता हूं, मई 2016 में उसको पूरा होना था, लेकिन अब तक जो प्रगति है उस पुल की, भौतिक प्रगति महोदय केवल 21% है, केवल 21%। कैसे बनेगा वो पुल? कैसे पुल पूरा होगा? पहला पीपीपी प्रोजेक्ट भाग गया, कॉन्ट्रैक्टर भाग रहा है, इन्वेस्ट नहीं करना चाहता बिहार के अंदर। उसको लगता है इन्वेस्टमेंट के बाद उसको पैसा वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये सरकार रहने वाली नहीं है, ये सरकार लालटेन वाले के साथ चली गई है। अब इस राज्य के अंदर विकास के काम की रुचि खत्म हो गई, लोग भाग रहे हैं। क्या हुआ? आराम होनी सड़क पहली बार बिहार के अंदर हम लोगों की सरकार ने नेशनल हाईवे, जो आराम होनी नेशनल हाईवे है, उस नेशनल हाईवे को 4 लेन में तब्दील करने का राज्य की राशि से निर्णय लिया। हम लोगों ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको टेंडर किया, हम लोग उसको बनाना चाहते थे, टेंडर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एग्रीमेंट हो गया। 10 सितंबर 2011 को प्रगति क्या है? अब तक केवल 20% काम हुआ है। साल भर से काम बंद है, ठेकेदार काम नहीं करना चाहता। मार्च 2016 में उस काम को पूरा होना था, काम की गति थम गई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। क्या हाल हो गया? जौली बख्तियारपुर सड़क मुख्यमंत्री जी का गिरा जिला। जौली बख्तियारपुर सड़क बनने के बाद दक्षिण से पूरा सीधे जुड़ जाते 4 लेन से। पहली बार महोदय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 0 VGF पे ये रोड सैंक्शन हुआ, टेंडर हुआ, ठेका मिला, एग्रीमेंट हुआ 14/6/2012 को। आज उसमें कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। आखिर होगा क्या? बड़ी बड़ी परियोजनाएं, जिन परियोजनाओं से बिहार का चित्र बदल सकता है, बिहार की तस्वीर बदल सकती है, उन परियोजनाओं का क्या हाल हो गया आपके यहां? तो तब जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री इस विभाग के मंत्री हैं 1 साल से, तब इन सरकारी परियोजनाओं का हाल क्यों है? तब क्यों ठेकेदार भाग रहा है? आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। गंगा पथ की महत्वाकांक्षी योजना जमीन अधिग्रहण के मामले में फंस गया। जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं देने का काम कर रहे हैं आप। योजना आगे नहीं बढ़ रही है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, गौर से सुनिए मुख्यमंत्री जी, सड़क निर्माण में बड़ी बाधा थी। मैंने देखा ललन जी का बयान भी अखबार में छपा है। बाधा है गिट्टी की समस्या, गिट्टी की समस्या थी, अच्छा संजोग बना था। सड़कों के निर्माण में गिट्टी का प्रॉब्लम है, ये समस्या खड़ी हो गई, पहाड़ तोड़े जाए नहीं तोड़े जाए, पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है कि नहीं है, कई प्रकार के प्रश्न खड़े हुए। हम परेशान रहते थे, हमने बड़ी कोशिश की समाधान हो जाए, नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा संजोग बना था। जून 2013 में पथ निर्माण विभाग के मंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, वन एवं पर्यावरण विभाग के मंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। एक ही व्यक्ति उन तीनों विभाग का मंत्री था, जिन तीनों विभाग के समन्वय से गिट्टी की समस्या का समाधान हो सकता था। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने भी तीनों विभाग के मंत्री होने के बाद भी विकास के काम के लिए गिट्टी की समस्या का समाधान नहीं किया। कौन करेगा? कौन करेगा? सरकार इससे रुक गई। महोदय मुख्यमंत्री जी, मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं, लेकिन पथ निर्माण विभाग के मंत्री ने जो व्यवहार किया आपके साथ, मुझे आश्चर्य होता है। मैं भी 7.5 साल मंत्री रहा, मैं भी 7.5 साल मंत्री रहा। 700 पोस्टिंग मंत्रियों का अधिकार है। आपने सीमा तय की है, महीना तय किया है, अधिकार है मंत्रियों, लेकिन मुझे आज तक याद नहीं है। मैं नीतीश जी के बहुत करीब था, मैं एनडीए का कन्वीनर था, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री ट्रांसफर पोस्ट आई ललन
कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के फाइल पर मुख्यमंत्री साइन कर दे तो मंत्री उस निर्णय को बदल देने का काम करे, यह आज तक बिहार के अंदर नहीं। कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? और फाइल पे लिखा है, टेलीफोन से कहा, आपने आज साइन किया, 3 दिन के बाद टेलीफोन से आपका आदेश वापस हुआ। फाइल पे आपका आदेश होना चाहिए था, फाइल आपके आनी चाहिए थी। आप अपने आदेश को निरस्त करते, दूसरा ऑर्डर निकालते, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो मैंने कहा कौन अधिकारी कहां जाएगा, ये आपका निर्णय, आपका निर्णय करने का अधिकार है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। लेकिन रूल्स ऑफ स्क्रिप्ट की जिस प्रकार से धज्जी उड़ाई गई, जिस प्रकार से आपके कद को छोटा करने का काम किया गया मुख्यमंत्री जी, ये उदाहरण किसी और सरकार में संभव नहीं है और सरकार में हो ही नहीं सकता है। ये केवल आपके साथ हो सकता है, क्योंकि आपको बांधने का काम किया जा रहा है, आपको घेरने का काम किया जा रहा है, और इसलिए ये स्थिति पैदा करने का काम किया गया। क्या किया आपने? महोदय, पीने के पानी का सवाल है। महोदय, वैसे आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि संचिका की जो बातें होती है वो गोपनीय है। कैसे माननीय प्रतिपक्ष नेता को प्राप्त हुआ है तो वो जाने। सच्चाई है इसमें कि आदेश हुआ था, कुछ कंप्लेंट मिलने के बाद हमने उस पर आदेश दिया कि समीक्षा कर ली जाओ, समीक्षा के उपरांत 10 दिन के बाद उसको एग्जीक्यूट किया जाए। इसमें कहाँ कोई गड़बड़ी की नजर आई? आरटीआई से फाइल मांगना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी, फाइल जाइएगा। चुपे रहिए तो बढ़िया है, चुपे रहिए तो बढ़िया है। आरटीआई से फाइल मांगी गई है, पता चलेगा। महोदय, मैंने कहा आपसे कि मैं इस विषय पर नहीं बोलना चाहता। ये तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको कैसा लगा। ये आपको तय करना है कि निर्णय कैसा लगा आपको। मुझे आपको कुछ नहीं करना है इस संबंध में, मेरी कोई रुचि नहीं है कौन व्यक्ति कहां ट्रांसफर होकर जाता है। लेकिन आपको अच्छा लगा हो तो ये आपको मुबारक हो, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आपको कोई निर्णय करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। महोदय, मैं बहुत सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या किया आपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का? विधायक परेशान है, आपने थोड़ी हिम्मत तो दिखाई। मैंने कहा था याद करिए विश्वास मत के दौरान, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना केवल एक व्यक्ति की जिद के कारण इस प्रकार की पहुंचा था। लेकिन आप माननीय विधायकों के दबाव से आपने 7.5 लाख का छोड़ दिया, फिर दबाव पड़ा तो आप 15 लाख पे आ गए। मुख्यमंत्री जी, उन योजनाओं का हाल क्या है इसके बारे में समीक्षा करिए। अरे समय नहीं दिया, बोले उन योजनाओं का हाल क्या, इसकी समीक्षा करिए। आज विधायकों के 12-13 के काम पूरे नहीं हुए, 13-14 के काम के बारे में तो कुछ शुरुआतें नहीं हुई है। और महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, विधायकों का अपमानित मत करिए। क्या हाल हुआ याद करते हैं आप? 102 विधायक आपके हार गए थे लोकसभा के चुनाव में, हमारी पार्टी के भी कुछ लोग हार गए अपने विधानसभा क्षेत्रों में, केवल इसलिए कि उन विधायकों ने अपने क्षेत्र में विकास का काम करना चाहा था, लेकिन आपकी सरकार ने करने नहीं दिया। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में ऐसे वादा करा कि आपने कि लोग अपनी इज्जत नहीं बचा पाए विधानसभा क्षेत्रों में। आप इसके बारे में विचार करिए। विधायकों की प्रतिष्ठा के कारण आप मुख्यमंत्री बने हैं, विधायकों के कारण आप मुख्यमंत्री बने हैं, उन विधायकों की प्रतिष्ठा कैसे बरकरार रहे इसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए। आपने साहस किया, आपने छूट दिया है, लेकिन हम एक आग्रह करना चाहते हैं, अगर वास्तव में साहस दिया आपने, वास्तव में निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर है, तो महोदय जो आपने बैरियर लगाया है, जो आपने योजनाएं चिन्हित की हैं, उन योजनाओं को फ्री कर दीजिए। जैसे पहले मुख्यमंत्री विकास योजना में, जैसे विधायक फंड में योजनाओं को एक्सचेंज करने की छूट विधायकों की थी, वही छूट आप इसमें भी दे दीजिए, तब मानेंगे कि हाँ आपने कुछ करने का काम किया है। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं। महोदय, मुख्यमंत्री नगर विकास योजना की भी हालत वही है। महोदय, पंचायती राज संस्थाओं का क्या हाल कर दिया आपने? महोदय, दाखिल खारिज की स्थिति क्या है? महोदय, मैं आपको आश्चर्य करता हूं, सरकार आपकी क्या हाल, आपके सरकार का हाल क्या हो गया? महोदय, सरकार को यह भी पता नहीं कि गांव कितने सरकार में, इस प्रदेश के अंदर कितने गांव हैं। महोदय, ये विधायकों के लिए जो क्षेत्र विकास योजना है, बोलने दीजिए, आप 1 मिनट टाइम दीजिए, 5-7 मिनट हमको। अरे आपका तो सब टाइम अपने विधायक का खा रहे हैं, आप किसी को तो बोलने नहीं दीजिएगा। महोदय, क्षेत्र
क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन में जो प्रक्रिया संबंधी जो निर्णय में परिवर्तन लिया गया था, परिवर्तन का फैसला किया गया था, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कैबिनेट के मेंबर थे, ये भी उसमें शामिल थे। उस समय एक बार भी कुछ नहीं कहे और अभी ताली पिटवा रहे। महोदय क्या हाल हुआ मुख्यमंत्री चापाकल योजना का? नए नए मंत्री बने महाचंद्र बाबू, आपकी घोषणा से मन को बड़ा संतोष मिलता है, लेकिन हाल क्या है? जब विचार करिए इस बात का। महोदय 12-13 में जो योजना ली गई, मंत्री जी ने बयान दिया है 2012-13 की योजना में 4200 चापाकल नहीं लगे महोदय, 12-13 की योजना में। और 13-14 की योजना का क्या हाल है? केवल 6000 लगे। आपने कहा है, और आपने क्या कहा है? 12-13 की योजना का चापाकल एक सप्ताह में लगा दो, 13-14 का कहा 3 महीने में लगा दो। माननीय मंत्री जी इस बात का विचार करिए, बरसात का महीना आ गया, बरसात में पानी का लेवल ऊपर होता है, अगर इस पानी के ऊपर लेवल में चापाकल गाड़े जाएंगे, कम लेवल पे, कम गहराई पे पानी मिलेगा, गर्मी आने के बाद सारे चापाकल बंद हो जाएंगे। आपकी योजनाओं का क्या होगा, इसका विचार करें। सारी चापाकल योजना को ध्वस्त कर दिया आपने। गर्मी आ जाए, योजना क्यों चालू की गई थी? योजना ऐसे चालू की गई थी, शहर में और गांव में पीने पानी का हाहाकार था, गर्मी में लोगों को पानी नहीं मिलता था, गांव गांव में चापाकल कर लगे, विधायकों की अनुशंसा पर शहर में चापाकल लगे, इसलिए योजना चालू की गई थी। योजना 2 साल देरी से चल रही है, क्या होगा इसके हाथ में मुझे मालूम नहीं। मुझे मालूम नहीं कि आपकी घोषणा का क्या होगा। महोदय मैं कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार कैसी बेहोश सरकार है। इस सरकार को यह भी पता नहीं कि गांव इस सरकार में कितने हैं। महोदय मेरे पास कुछ आंकड़े हैं विचित्र प्रकार के। महोदय भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट में बिहार के अंदर 44,874 गांव है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का बयान है 45,740 गांव है। मतलब 2012-13 की रिपोर्ट में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें लिख रहा है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रतिवेदन में 45,530 गांव है। बिहार सरकार की डायरी में 44,103 गांव है। बिहार सरकार में 45,103 गांव है महोदय। और जो पावर कंपनी है उसके लिस्ट में 45,098 गांव है महोदय। मुख्यमंत्री जी कम से कम बिहार में गांव कितने हैं इसको चिन्हित तो करिए ना, इसको पहचान तो करिए। सरकारी विभागों के विभिन्न पुस्तकों में बिहार के गांव की संख्या अलग अलग होना ये हमारे लिए शर्म की बात है। मैं चाहूंगा कि आप इसका समाधान करिए और इस बात को सुनिश्चित करिए बिहार में वास्तव में कितने गांव हैं। जब आपको अपने गांव की जानकारी नहीं होगी, योजनाएं कैसे बनेगी, योजना जमीन पे कैसे उतरेगी, कम से कम उसको चिन्हित करने का काम करिए। महोदय मैं आपसे कहना चाहता हूं, दलपति ग्राम रक्षा दल की समस्याओं का समाधान है रोड चलने सड़क पे। महोदय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का लगातार आंदोलन हो रहा है। वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा है 1 साल से। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की हालत पूरे बिहार के अंदर खराब हो गई है, इस पर आपका ध्यान जाए। मैं ये चर्चा आपके सामने करना चाहता हूं। इंटर के जो परीक्षा का रिजल्ट आए, कैसा हाल किया आपने बिहार के नौजवानों के साथ, क्या हाल किया बिहार के विद्यार्थियों का। इंटर की परीक्षा के रिजल्ट में इतनी गड़बड़ी हो गई, धांधली हो गई। पहले आप समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन याद करिए जब परीक्षा के परिणाम आए, जिस परीक्षार्थी का रिजल्ट आपने पेंडिंग किया था वो परीक्षार्थी जांच के बाद टॉप 10 में शामिल हो गया, बिहार में 7वें नंबर पर आ गया। कि बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया आपने, ये बच्चे कभी आपको माफ नहीं करेंगे, ये नौजवान कभी आपको माफ नहीं करेंगे। इसके बारे में विचार करें। शिक्षा विभाग के हाल के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग में आपने एक आदमी जो काम कर रहा था, एक आदमी ने कहा अगर शिक्षकों का वेतन नहीं मिलेगा तो हम वेतन नहीं लेंगे, सेक्रेटरी वेतन नहीं लेगा, अधिकारी वेतन नहीं लेगा। क्रांतिकारी कदम उठाया था शाही जी ने, लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। शिक्षक, नियोजित शिक्षक चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री जी को काला झंडा दिखाता था, उनके मुर्दाबाद के नारा लगाता था, और इसलिए जिस शिक्षा मंत्री ने उसके वेतन भुगतान के लिए कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया, आपने उनको शिक्षा मंत्री से हटा दिया। आपको मुबारक हो, आपको धन्यवाद। ये प्रतिशोध की भावना मत लीजिए। ये नियोजित शिक्षक भी हमारे बिहार के नागरिक हैं, विरोध करने का अधिकार उनको है, लेकिन इस आधार पर केवल लोग क्या हल किया आपने, टीईटी एसटीईटी जो अभ्यर्थी है उनका हाल क्या हो रहा है। बहाली की प्रक्रिया दोषपूर्ण आपकी है, शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। नियोजित शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने के बारे में आप कितनी बात कहते हैं। सम्मानजनक वेतन देने की घोषणा करिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके उनका सम्मान उनको नहीं प्राप्त हो सकता है, आप जरूर इसके बारे में विचार करिए। महोदय बड़ी विचित्र स्थिति है हमारे प्रदेश के अंदर, महंगाई की कमी नहीं है, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। एक तरफ दूसरी ओर विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, और दूसरी ओर प्रदेश में शिक्षित नौजवानों की फौज हमारे पास खड़ी है। कहीं कहीं इसके बारे में
आपको विचार करना चाहिए, अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। आज 80% प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर नहीं महोदय, क्या होगा इसका, क्या होगा बच्चों का? महोदय मैंने कहा, आपसे पहले भी कहा, SC/ST और माइनॉरिटी वेलफेयर के क्षेत्र में आपने राशि खर्च नहीं की, आपने उनके कल्याण की योजनाएं नहीं बनाई, कैसे होगा इसका काम, इसका विचार करें। महोदय मैं जरूर कहना चाहता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैंने आपका अखबार में बयान पढ़ा। आपने अपने पिताजी को और माताजी के बारे में बयान दिया था, अपने बचपन की बात बताई थी आपने, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। महोदय मैं कहना चाहता हूं आपसे, महादलित समाज के व्यक्ति मुख्यमंत्री है हमारी प्रसन्नता के साथ। फिर इसके बावजूद महोदय कितना समय लिया उन्होंने महत्वपूर्ण बोलने से बात। महोदय महादलित समाज का उद्धार बिहार के अंदर हो, उसके विकास हो, यह हम सबकी चिंता का विषय है। आपकी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन महोदय क्या हो रहा है, महादलित समाज के लोगों को 3 डेसिमल जमीन मिलेगा, आज कितने लोगों को जमीन मिली, और जिनको जमीन नहीं मिली समीक्षा करिए। आप ही विभाग के मंत्री हुआ करते थे पहले, आप समीक्षा करिए, जो जमीन आपने महादलित समाज को दिया उसमें से अधिकांश जमीन विवादों के घेरे में है, पर्चा उसके पास है, कब्जा उसको नहीं मिल रहा है, विवाद में परेशान है गरीब आदमी, महादलित समाज का आदमी, उसको जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। इसका समाधान होना चाहिए, इसकी कोशिश होनी चाहिए समाधान की, और सब लोगों को जमीन कैसे मिले यह आपकी प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सुधार नहीं हुआ महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आप महादलित समाज से आते हैं और आप इसके दर्द को जानते हैं, उसकी गहराई में जाने का काम करिए, समाज का उद्धार कैसे होगा। आज आप कुछ विकास के काम सोच रहे हैं, लेकिन विकास के काम से कुछ भी पैसे अगर उपार्जित करता है महादलित समाज का आदमी, तो शराब के ठेके पे जाकर उसको बर्बाद कर देता है, पी के खराब हो जाता है। आपने भी दर्द झेला है, जब आपके पिताजी शराब पी के आया करते थे तो आपने अपने पिताजी को समझाने का काम किया है, लेकिन आज का पिता समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप महादलित समाज का उद्धार करना चाहते हैं, उस गरीबों का कल्याण करना चाहते हैं, तो जैसे आपने बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करने का मन बनाया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, जो शराब नीति आपकी सरकार की है, गांव-गांव में शराब की दुकान खोलने की जो नीति आपकी है, उस नीति में परिवर्तन करने का साहस करिए, ताकि महादलित समाज का कल्याण हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप महोदय करें। महोदय मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूँ, समाप्त किया जाए, अंत तो कर देना, अंत तो कर देना। महोदय आज हालत खराब हो गई बिहार की, मैंने अभी तो उसकी चर्चा ही नहीं की आपके सामने। मैं कानून व्यवस्था के बारे में 22 तारीख को बोलूंगा जब वो चर्चा होगी इसके बारे में, लेकिन मैं आपको जरूर कहना चाहता हूं, आखिर इस बात के गवाह आखिर क्यों इन्वेस्टर भाग रहे बिहार से, क्यों लोग नहीं आ रहे, तो वो इस बात के गवाह है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति में बड़ी गिरावट आई। मैं केवल आंकड़े लेना चाहता हूं, 2005 के आंकड़े, कॉलिजन 1,04,778, 2005 में 1,04,778, 2013 में 1,84,961, मर्डर 3,423 2005 में, 2013 में 3,441, बर्गलरी 3,166 और 2013 में 4,093, थेफ्ट 11,809 और 2013 में 21,490, महोदय रेप 973 2005 में, 2013 में 1128। महोदय मैंने के लिए आंकड़ों का केवल जिक्र आपके सामने इसलिए किया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करते थे आप, सबसे बुरी स्थिति हम मानते थे 2005, और उस कारण हम सरकार में आए थे। लेकिन आज अपराध के ग्राफ बढ़ते जा रहे हैं, सरेआम डकैतियां हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और तो और महोदय मेरे लिए सबसे चिंता की बात क्या है कि इसके बारे में आपका ध्यान कम हो गया है, आपकी चिंता कम हो गई है, और स्थिति जो पैदा हो गई है साइड इफेक्ट हो रहा है। आपने दोस्ती कर ली आरजेडी वालों से, आपने उनसे दोस्ती कर ली और उस दोस्ती का साइड इफेक्ट होता है। मैंने आपसे कहा था नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, साइड इफेक्ट में आप मुख्यमंत्री बन गए बिहार से, गरीब का बेटा। और महोदय जब आपने दोस्ती कर ली उन लालटेन वाले से, उसका भी साइड इफेक्ट हो रहा है। महोदय राजद के गठबंधन से हमको कोई हैरत नहीं, आज यदि से आपकी दोस्ती होगी मुझे कोई हैरत नहीं हो रही है। मैं जानता हूं पेड़ जब हरे होते हैं, जड़ें मजबूत होती है, तो उनके बीच एक निश्चित दूरी होती है, लेकिन जब वही दोनों पेड़ जब वक्त के थपेड़े से फूट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उनकी जड़ें हिल जाती हैं, दोनों एक दूसरे पर झुक जाते हैं। ये सामने हुए दलों का मिलन है महोदय, ये दोनों दलों का मिलन सामने हुए दलों का मिलन है, ये सुम निसुम का मिलाप है। इसे फूटे पेड़ों के आलिंगन से हमें कोई हैरत नहीं महोदय, हैरत उस जनता जनार्दन को हो रही है जिसकी चौकट पे घूम घूम करके आप उन्हीं के खिलाफ वोट मांगा था, आज उनकी गोद में सो करके आप स्वर्ग का आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमें मालूम है महोदय
हमें मालूम है इस आलिंगन का परिणाम हमें मालूम है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका ध्यान रखिएगा। महोदय मैं कहना चाहता हूं आपसे, अब आप समाप्त किया जाए। महोदय इसके कारण से आज बिहार की स्थिति पैदा हो गई। साइड इफेक्ट की बात कर रहा था मैं, पहला साइड इफेक्ट दिखाई पड़ा सीवान जिले के अंदर जो पहले 10-15 साल में हुआ करती थी, सरेआम लोगों की हत्याएं होती थी, गवाह मारे जाते थे, लेकिन इस बार भी आपकी दोस्ती के तुरंत बाद एक बाप के 2 बेटे की हत्या कर दी गई और तीसरा बेटा जो गवाह था उस गवाह की भी आप से लौटने वाले की दोस्ती के बाद उस गवाह तीसरे बेटे की भी हत्या कर दी गई। यह आपको उसके दोस्ती का साइड इफेक्ट महोदय, इसका आपको विचार करना चाहिए। ये जो नापाक गठबंधन आपका परिणाम आपको झेलना, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन हम आप जरूर कहना चाहते हैं उसका परिणाम ये हो रहा है बिहार का व्यापार बंद हो रहा है, ठप हो रहा है, व्यापारी की कमर टूट रही है, आर्थिक क्षेत्र पर राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर प्रशासन, नापाक गठजोड़ की काली छाया पड़ गई बिहार के ऊपर। इस बिहार को इस काली छाया से बचाने का काम करना, प्रशासन का मनोबल गिर गया, विकास की लय टूट गई है महोदय। और इस राजनीतिक प्रशासनिक अराजकता के लिए कोई सरकार जिम्मेवार है? केवल आपकी सरकार उसके लिए जिम्मेवार है महोदय। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये जो लंबे चौड़े बजट की बात कर रहे हैं, अगर एक लाइन में हम कहना चाहें, 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है इसके बारे में, तो हम जरूर कहना चाहते हैं ये रोशनी है, हकीकत में एक छल लो। ये जो आपको रोशनी दिखाई पड़ रही है, ये जो लंबा चौड़ा बजट दिखाई पड़ रहा है, वास्तव में एक छल है। ये रोशनी है, हकीकत में एक छल लोगों, जैसे जल में झलकता हुआ महल लोगों। पानी के अंदर जो महल देखते हैं, आपको लगता है पानी के अंदर महल है, प्रतिछाया रहती है। आपको इस बजट के बारे में लोगों को यही दिखाई पड़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप समाप्त करें। बस हो जाए। माननीय सदस्य महोदय, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, आप इस बात का भ्रम मत पालिए। आप कुछ भी कहिएगा, जनता भरोसा कर लेगी, भ्रम मिटा देगी। जनता ने इस बात को सिद्ध किया। आपके झूठे वादे पे जनता को भरोसा नहीं है। जनता ने स्व विवेक से निर्णय लिया है, जनता ने विकास के लिए निर्णय लिया है, और जनता, बिहार की जनता का संदेश भी आपको बताना चाहते हैं। जनता बड़ी ऊंची चीज है, पॉलिटिकली कॉन्शियस है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। मैं जनता का संदेश आपको मैं सुना देता हूं। जनता का संदेश है, हम तो दुश्मन को भी बड़ी नरम सजा देते हैं। ये जनता कह रही बिहार के, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो दुश्मन को भी बड़ी नरम सजा देते हैं, हाथ नहीं उठाते, बस नजरों से गिरा देते हैं। नजरों से गिर गया, नजरों से गिर गया जनता के, और इसलिए आपका याद हुआ है। खेत जाइए, समझ जाइए, ये पहली बार देश में एक ऐसी सरकार आई है जो सरकार बिहार के विकास के साथ साथ देश का विकास करना चाहती है, लेकिन सरकार के विकास के एजेंडे को लागू करने की क्षमता आप में नहीं है, सामर्थ्य आपके पास नहीं है, इच्छा शक्ति आपके पास नहीं है। आपके रहते बिहार का विकास संभव नहीं है। इसलिए जनता ने आपको नजरों से गिराने का काम किया है, और जब भी चुनाव होंगे, नजरों से गिरने के बाद आप कहां होंगे, यह आपको विचार करने का विषय होगा। मैं तो एक आग्रह करना चाहता हूं, आगे बिहार के विकास में एक आग्रह करना चाहता हूं। देश की सरकार विकास कार्य करना चाहती है। आप भी अपने तंत्र को विकसित करिए, ताकि बिहार अंधकार से बाहर निकल सके, विकास के रास्ते आगे बढ़ सके। इन्हीं बातों के साथ माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत